हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। आज हम करा रहे हैं क्लास 12th हिंदी कोर की हमारी जो पूरक पुस्तिका है वितान भाग 2, उसका प्रथम अध्याय है सिल्वर वेडिंग। ये हमारे सामने प्रस्तुत किया है, यानी कि इसके लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी। इन्होंने इस पाठ में दो जनरेशन यानी कि ये जैसे कि पिताजी हैं आपके यशोधर बाबू और उनके पुत्रों के बीच और उनकी जो पुत्री है, इन सभी के बीच जो है विचारधारा को लेकर बहुत ही ज़्यादा द्वंद्व रहा, जिसकी वजह से घर में जो है काफ़ी लोगों के बीच क्या कहते हैं, बोल के तो नहीं लेकिन मन में जो है दूरियां हैं। यशोधर बाबू कुछ चीज़ें अपने बच्चों की पसंद नहीं करते, तो बच्चे भी यशोधर बाबू की बहुत सी आदतों से जो है वो संतुष्ट नहीं हैं। ये सभी कुछ इस पार्ट में पढ़ा था हमने, यानी कि इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम कर चुके हैं। एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी किया हुआ है, एमसीक्यूज़ किए हैं, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन कंप्लीट है हमारा, और साथ ही साथ टेस्ट पेपर भी कर चुके हैं। आज जो हम कर रहे हैं वो है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं? ये सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। आप सभी को पता है कि जो भी हिंदी की हमारी पूरक पुस्तिका रहती है उसमें से हमेशा जो है क्वेश्चंस आपके थोड़े लेंदी आते हैं। अब तो उनमें से एमसीक्यूज़ भी आने लगे हैं, तो ये हम दोनों ही तरीके से प्रिपेयर करते हैं। यानी कि एमसीक्यूज़ तो हम तैयार कर चुके हैं, अब सब्जेक्टिव भी हमको तैयार करना है। तो सब्जेक्टिव में याद रखिएगा, इनमें क्वेश्चंस शॉर्ट नहीं आते, लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। तो जब भी इनको आप रेडी करिए, आप इनकी वर्ड लिमिट जो है 35 to 60 या 70 वर्ड्स के बीच में ही रखिएगा। तो इससे जैसे अगर मान लीजिए शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आप उसे कम कर सकते हो, लॉन्ग रहता है तो उस हिसाब से आप बढ़ा भी सकते हो। तो हमेशा जो है मिडिल में हमको रहकर रेडी करना होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे मैंने बोला कि इसमें सभी वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे, यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। पहला प्रश्न है, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? समय यानी कि देखिए, समय हमेशा परिवर्तन चाहता है। समय के साथ हमारी सोच में, हमारी आदतों में, इनमें सब में बदलाव होना चाहिए, लेकिन ये चीज़ यशोधर बाबू नहीं कर पाए। उनकी पत्नी जो है वो कर लेती हैं, वो उनकी विचारधारा में बदलाव आता है, वो अपने बच्चों के हिसाब से ढलती भी हैं, लेकिन यशोधर बाबू नहीं ढल पाते। इसका क्या कारण रहा? फिर इसी से मिलता जुलता सेम, मतलब आंसर एक ही रहेगा, क्वेश्चन अलग अलग हैं। यशोधर बाबू की पत्नी को समय के साथ अपने को ढालने में सफल होती हैं, किंतु यशोधर बाबू असफल रहते हैं। सिल्वर वेडिंग पाठ के आधार पर उदाहरण सहित उत्तर दीजिए। मतलब वो तो ढल गई, अपनी चीज़ों को अपने साथ परिवर्तित कर लिया, लेकिन यशोधर बाबू नहीं कर पाए। इसका कारण क्या है? तो देखिए कारण क्या दिया है। यशोधर बाबू की पत्नी सुशील और समझदार हैं, वह आधुनिक समय के नए नए विचारों में ढलना जानती हैं। देखिए अक्सर क्या होता है, कुछ लोगों की आदतें होती हैं कि हम हर चीज़ के साथ एडजस्ट करते हुए चलते हैं। ऐसा होता है बहुत से लोगों में, आपने देखा होगा, जो है वो जो भी परिस्थितियां हों, समय हो, उनके साथ अपने आप को मतलब ढालते जाते हैं। अपनी जिसको हम एक तरीके से बोले एडजस्टमेंट कहते हैं, और ये एडजस्टमेंट जो है ना हमें हर परिस्थिति के साथ करना सिखा देता है। लेकिन यशोधर बाबू में ये चीज़ नहीं थी। उनके जो विचार हैं, उनके जो नियम हैं, जो कायदे हैं, वो चाहते हैं जैसे पहले थे वैसे अभी भी रहें और आगे भी वैसे रहें। लेकिन अब चूँकि जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं तो चीज़ें उनके साथ अनुसार ढल जाती हैं, लेकिन जैसे बच्चे बड़े होते हैं फिर हमें उनके हिसाब से भी सोचना पड़ता है। लेकिन यशोधर बाबू ये चीज़ नहीं समझ पाए और उनकी पत्नी ने ये चीज़ समझ लिया, क्योंकि वो समझदार थी, आधुनिक चीज़ों के साथ ढलना समझना जानती थी। व्यवहारिक ज्ञान भी यही सिखाता है कि हमें समय के अनुसार अपने आप को ढाल लेना चाहिए, जिससे हमारे बच्चे हमारे मित्र के रूप में समझें। जैसे मैंने बताया ना कि बच्चे जब तक छोटे रहते हैं तब तो हम माता पिता की जो एक भूमिका होती है उसको प्ले कर सकते हैं, लेकिन बच्चे जैसे ही बड़े होते हैं उनके साथ फिर हमें फ्रेंड बनना पड़ता है। अब जैसे आप लोगों के साथ भी है, आपके माँ बाप, अब आप आज से 6-7 साल पीछे चले जाइए तो आप अगर देखेंगे तो माँ बाप ने जो चीज़ कही है वो आपको माननी ही माननी है, नहीं तो आपको डांट भी पड़नी है, मार भी पड़नी है, सब कुछ होना है। लेकिन आज के समय में क्या होगा, माँ बाप आपको समझाते हैं,
ठीक है ना। ये नहीं कहते कि तुमको ये करना है, तुमको ये बता तो रहे हैं कि ये करना है, लेकिन तुम्हें उसके साथ में सारे ऑप्शंस भी देते हैं कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें इसका नतीजा ऐसे देखना पड़ेगा, और अगर तुम इस तरीके से करोगे तो तुम्हें इसके ऐसे फ़ायदे हैं या ऐसे नुकसान हैं। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, ये मोस्टली मित्र जो फ्रेंड्स होते हैं वो हमें ऐसी चीज़ें बताते हैं कि हम अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। तो माँ बाप भी जो है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो मित्र की भूमिका में आना पड़ता है। पर यशोधर बाबू अपने परंपरागत सिद्धांतों पर ही चलना चाहते हैं, यानी कि जैसे वो पहले थे वैसे ही वो आज भी रहना चाहते हैं, उनमें बदलाव वे नहीं चाहते हैं। उन्हें आज की पीढ़ी की नई सोच ढकोसला लगती है, अतः वे अपने और अपने परिवार के बीच में तालमेल नहीं बिठा पाते और हाशिए पर चले जाते हैं। अब कहने का मतलब क्या है, अब उनके जो सिद्धांत हैं, जो चीज़ें हैं, वो चाहते हैं कि वैसे ही वो भी मानते रहें, उनके बच्चे, उनकी पत्नी सभी मानते रहें। लेकिन जब अब समय परिवर्तित हुआ तो बच्चों की सोच नई है, उनके करने, सोचने, हर एक चीज़ के तरीके में फ़र्क है। अब ये वो देखते हैं कि भाई ये जो नया तौर तरीका है ये बहुत ही मतलब ढकोसला है, यानी कि ढकोसला मतलब हो गया दिखावा है, तो वो उस चीज़ को मानना नहीं चाहते और इसलिए जो है वो कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं मानूंगा। और इसीलिए उनके और उनके बच्चों के जो रिश्ते हैं वो दिन पे दिन जो है उनमें गैप आता जा रहा है, तो इसीलिए वो बदल नहीं पाए। तो ना बदलने का कारण क्या है कि वो अपने सिद्धांतों पर ही टिका रहना चाहते हैं, उनको बदलना नहीं चाहते। प्रश्न संख्या 2 है, पाठ में जो हुआ होगा वाक्य की आप कितनी अर्थ छवियां खोज सकते हैं या सकती हैं। ये बात जो हुआ होगा, ये बात हुई थी जब किशन दा की मृत्यु हुई। अब इस पाठ में जैसे दिया हुआ है कि किशन दा की जो मृत्यु हुई उसका कारण या रीज़न नहीं पता था कि क्यों हुई, तो उसी के लिए ये शब्द इस्तेमाल किया गया है जो हुआ होगा। अब यहाँ पर आप क्या क्या उसके बारे में सोच सकते हैं, आप ये बताइए। देखिए क्या है, पाठ के आधार पर हम जो हुआ होगा कि 3 अर्थ छवियाँ निकाल सकते हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला, पता नहीं क्या हुआ होगा। अब जैसे कि किशन दा की मृत्यु के बारे में नहीं पता कि क्या हुआ होगा, इसीलिए ये चीज़ कही गई। दूसरा है किशन दा की निराशा। अब किशन दा हो सकता है इतना निराश हूँ, डिप्रेस हूँ, तो इसलिए नहीं पता कि क्या हुआ। किशन दा के प्रति लोगों का ध्यान ना जाना। अब तीसरा क्या है, किशन दा की जो ये कंडीशन हुई, यानी कि जब तक वो काम करते रहे तब तक सरकारी क्वार्टर में रहे, फिर उसके बाद ये गांव जाकर रहने लगे। अब वहाँ पर उनके साथ क्या हुआ, लोगों का क्या व्यवहार था, कुछ पता नहीं था। तो इसलिए तो यहाँ पर ये 3 छवियों को हम निकाल कर लाते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, समहाउ इन प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग यशोधर बाबू लगभग हर वाक्य के प्रारंभ में तकिया कलाम की तरह करते हैं। वाक्यांश का उनके व्यक्तित्व और कहानी के कथ्य से क्या संबंध बनता है। अब ध्यान रखिए क्या है, समहाउ इन प्रॉपर, अगर हम इसको देखें तो कहीं ना कहीं कोई चीज़ जो है सही नहीं है। समहाउ इन प्रॉपर मतलब कहीं ना कहीं कोई चीज़ जो है वो सही नहीं है, ये इसका एक अर्थ होता है। अब ये जो वाक्य वो तकिया कलाम का मतलब होता है कि जैसे कोई भी व्यक्ति है, एक कोई ऐसा शब्द या कोई वाक्यांश जो है अपने वाक्यों के शुरू में या अंत में बोलता है, तो वो तकिया कलाम बन जाता है। अब यहाँ पर इन्होंने तकिया कलाम बना लिया। अब ये जो वर्ड है ये इनके व्यक्तित्व के बारे में हमें क्या झलक देता है, हमें क्या समझ में आता है। देखिए ना, कहानी के कथ्य के साथ क्या संबंध बनता है। अब कहानी का जो कथ्य हम पढ़ रहे हैं, यानी कहानी जो पढ़ रहे हैं, कथ्य पता है आपको, जब तक कथ्य हम नहीं लिखते हैं तब तक कहानी नहीं आती है। ओके, तो अब कथ्य के साथ तात्पर्य मतलब ये जो कहानी लिखी गई है उसमें ये वर्ड किस तरीके से फिट बैठता है, कहाँ जाकर इसका संबंध जो है वो स्थापित होता है। तो देखिए क्या है, यशोधर बाबू सिद्धांतवादी व्यक्ति हैं। वे समहाउ इन प्रॉपर जिसका अर्थ है कुछ ना कुछ गलत होना, या प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि वे आजकल के नए विचारों के पक्ष में नहीं हैं। तो समहाउ इन प्रॉपर का मतलब कहीं ना कहीं कुछ सही नहीं है या कुछ गलत है, ऐसा कुछ। तो उन्होंने आजकल की जो विचारधारा से वो पूरी तरह संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उनके बच्चों के साथ उनकी विचारधारा नहीं मिलती है, तो इसलिए वो बोलते हैं। वस्तुतः वे पुराने नियमों में कोई बदलाव नहीं चाहते, वे अपना तकिया कलाम समहाउ इन प्रॉपर बोलकर नए युग का विरोध करना चाहते हैं।
तो पहला आपको समझ में आया कि वो इस वर्ड को बोलकर हर वाक्य के साथ आजकल की विचारधारा को नकार रहे हैं कि हमें ये जो आजकल चीज़ें चल रही हैं ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। प्रश्न संख्या 4 है, यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में किशनदा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आपके जीवन को दिशा देने में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा और कैसे? जब इस तरह के प्रश्न आए कि कहानी में जो चीज़ घटित हुई है ये आपकी कहानी से किस प्रकार संबंध रख रही है, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? उस कंडीशन में आपको कहानी का पहले और फिर आपका जो आपके जीवन में जो चीज़ रही है उसको आप यहाँ पर बताएंगे। यशोधर बाबू की तरह सभी के जीवन में किसी न किसी बुजुर्ग या गुरु का आशीर्वाद अवश्य रहता है। हाँ भाई, हमारे जीवन में भी हमारी भी प्रेरणा कोई ना कोई रही होगी। हमारी टीचर है या हमारे फैमिली में कोई है, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति रहा होगा जो हमारी प्रेरणा का स्रोत रहा। मेरे जीवन में भी मेरे माता पिता व गुरु का विशेष स्थान है। इन सब ने मुझे जीवन में सत्य बोलना एवं अच्छे मार्ग पर चलने का ज्ञान दिया और मैंने इस पथ पर चलकर अपने को सक्षम एवं निर्भय बना लिया, जिससे मेरे जीवन में प्रकाश का हमेशा के लिए साथ हो गया। तो अब हमने कैसे बताया कि हम जैसे उनके जीवन में किशनदा उनके गुरु के रूप में रहे, उनसे उन्होंने प्रेरणा ली, उनके सारे सिद्धांत किशनदा की तरह ही रहे, उसी तरह मेरे जीवन में क्या रहा? मेरे पेरेंट्स रहे, मेरे टीचर रहे, इन्होंने मेरे जीवन में जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि इन्होंने मुझे सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना, सत्य बोलना जैसी चीज़ों को सिखाया। अब इसी के कारण क्या रहा? मेरा जीवन हमेशा प्रकाश में ना। अब प्रकाश में कैसे? जब हम सभी के साथ सही रहेंगे, सत्य बोलेंगे तो कुछ गलत हमारे साथ होगा ही नहीं। तो यही सारी प्रेरणा हमें अपने माता पिता और गुरु से मिली। जैसे कि किशनदा रहे उनके यशोधर बाबू के जीवन में, मेरे जीवन में मेरे माता पिता और मेरे गुरु रहे। प्रश्न संख्या 5 है, वर्तमान समय में परिवार की संरचना स्वरूप से जुड़े आपके अनुभव इस कहानी से कहाँ तक सामंजस्य बिठा पाते हैं? अब ये देखिए, एक व्यवहारिक प्रश्न पूछा गया है कि ये जो कहानी हमने पढ़ी इसमें देखा हमने कि यशोधर बाबू जो हैं वो अपने बच्चों के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे, उनकी बीबी ने बिठा लिया। तो इसके माध्यम से जो हमें पता चल रहा है वो क्या है? अब आपको बैठाला क्या है? वर्तमान समय में परिवार की संरचना स्वरूप से जुड़े। अब ये आपने कहानी पढ़ी, अब आपका अपना अनुभव क्या रहा आपको ये बताना है। जैसे आपके भी परिवार है या आपने आस पड़ोस में देखा होगा, आपके फ्रेंड्स के हैं, तो वर्तमान समय में जो परिवार होते हैं उनकी संरचना से जुड़े आपके अपने अनुभव क्या हैं, जैसा कि इस पाठ में दिखाया गया है, उनको आप बताओगे। वर्तमान समय में नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के विचारों को लेकर बहुत ज़्यादा मतभेद हो गया है। ये सिर्फ हम इस कहानी में नहीं देखते, आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखोगे तो ये चीज़ होती है। जो बच्चे अभी हैं, यंगस्टर्स हैं, उनका उनके पेरेंट्स के साथ या उनके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ हमेशा सोच विचार को लेकर जो है वो थोड़ा सा वो लोग आपस में तालमेल नहीं बिठा पाते हैं। सिद्धांत और व्यवहार की खाई दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। इसी कारण से संयुक्त परिवार बिखरते दिखाई दे रहे हैं। यशोधर बाबू की पुरानी सोच रखते हैं, वे भी अपने आप को नहीं बदल सकते और बदलते समय को देखकर परेशान भी रहते हैं। अब जो ये सोच है, नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी के साथ जो तालमेल नहीं बिठा पा रही, ये और पुरानी पीढ़ी नई के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रही, इसके कारण क्या हो रहा है? जॉइंट फैमिलीज टूट रही हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि हम साथ रहकर इतना लड़ें झगड़ें, हमारे बीच मतभेद हो, इससे अच्छा है कि हम कहीं अलग जाकर रहें। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी जो भूमिका होती है वो बड़ों की और बच्चों की। बच्चों को थोड़ा सा बदलना है और थोड़ा बड़ों को बदलना है। कोई एक से कहा जाए कि वो पूरी तरीके से बदले तो ये पॉसिबल नहीं होता है। यशोधर बाबू के साथ भी यही हो रहा है। देखिए, उन्होंने क्या बताया कि उनकी सोच भी अपने बच्चों के साथ मेल नहीं खा रही है। तो यहाँ पर क्या है? बदलते समय को देखकर वो परेशान भी है, उनकी ये परेशानी निरर्थक है। यानी कि अब वो जो चीज़ें बदल रही हैं, अब देखो चीज़ें बदलती हैं। पुराने समय में इतनी हम लोग की लाइफ इतनी बिजी नहीं होती थी, हम लोग हर समय हर काम में बिजी, थोड़ा बहुत लोगों के पास समय भी होता था। आज के समय में आप देखोगे कि लोगों के पास समय नहीं है। अब भाई ज़रूरतें बढ़ी हैं, हमारी आवश्यकताएं जब बढ़ रही हैं
तो काम भी हमें उतनी तेज़ी से करना पड़ता है। जब उतनी तेज़ी से हम करते हैं तो हमारे पास जाहिर सी बात से समय नहीं है। तो यशोधर बाबू अगर इस चीज़ को लेकर परेशान है कि लोगों की सोच अभी प्रेजेंट समय में बदल रही है, रहन सहन खान पीन के तरीके बदल रहे हैं, तो ये उनका फिक्र करना बिल्कुल ही बेकार है, क्योंकि समय के बाद इसके साथ ये परिवर्तन लाजमी सी बात है। क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है, व्यक्ति को समय के अनुसार अपने आप को बदल लेना चाहिए। इस कहानी में वर्तमान समय के परिवार की संरचना और स्वरूप को अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया गया है। तो आजकल के समाज में जो आप परिवारों के बीच जो जी चीज़ें देख रहे हैं वो इस कहानी में बहुत हद तक प्रस्तुत किया गया। आप लोगों के परिवार में, आप लोग के आस पड़ोस के परिवार में अगर ऐसी कोई जॉइंट फैमिली रहती है तो आप देख रहे होंगे कि उनमें कहीं ना कहीं इन सोच को लेकर या लोगों के विचारों को लेकर बहुत ज़्यादा मतभेद है। तो हम कहेंगे कि बहुत ही अच्छे तरीके से जो है इस कहानी को प्रस्तुत किया गया है, बिल्कुल आजकल के समय के हिसाब से। प्रश्न संख्या 6 है, अपने घर और विद्यालय के आसपास हो रहे उन बदलावों के बारे में लिखें जो सुविधाजनक और आधुनिक होते हुए बुजुर्गों को अच्छे नहीं लगते। अच्छा ना लगने के कारण भी होंगे। अब आपको बताना है कि आजकल हमारे घर के, विद्यालय के आसपास जो बहुत से परिवर्तन हो रहे हैं जो हमारे लिए सुविधाजनक है, यानी कि बहुत आरामदायक है, वो बताने हैं, लेकिन हमारे बुजुर्गों को वो सारी चीज़ें अच्छी नहीं लग रही और अच्छे ना लगने का कारण भी बताना है कि आखिर उन्हें अच्छा क्यों नहीं लग रहा है। आधुनिक युग ने मनुष्य को अनेक प्रकार की सुविधाएं दी हैं, जैसे हैं मोबाइल, इंटरनेट व दुपहिया या चार पहिया वाहन प्रदान किए हैं। ये हम सभी के पास आजकल होते हैं। मोबाइल है, मोबाइल में इंटरनेट है, हम लोग के पास 2 व्हीलर्स है, 4 व्हीलर्स हैं। ये हम लोग के जीवन को बहुत आसान बना रहे हैं, परंतु इन सुविधाओं का प्रयोग समझ बूझ के साथ ना करने के कारण ही बड़े बुजुर्गों को आपत्ति होती है। अगर इन सारी चीज़ों को हम किफ़ायती तरीके से या समझ के इस्तेमाल ना करें तो बड़े बुजुर्गों की भाई डांट भी सुनते हैं। दुपहिया वाहन पर लड़के लड़कियां ऐसे तेज भगाते हैं जैसे उनके पीछे मृत्यु दौड़ रही हो। बात देखिए कैसे वो रेस लगाते हैं। तो अब दुपहिया वाहन आपकी सुविधा के लिए है कि आप एक स्थान पर दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंच सको, समय आपका कम लगे। लेकिन अगर आप इस चीज़ से रेस लगाओगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट होंगे, चोट लगेगी, किसी की मृत्यु भी हो सकती है। तो अगर बड़े बुजुर्ग इसलिए कह रहे हैं तो कहीं गलत तो नहीं है ना। तो वही चीज़ उन्होंने बोला, ऐसे तेज भगाते हैं जैसे उनके पीछे मृत्यु दौड़ रही हो। मोबाइल पर बातें करते हुए उन्हें कहाँ चलना है, किससे कैसे बात करनी है, इसका कोई ध्यान नहीं रहता। अब देखिए क्या है, फ़ोन पे बात कर रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, किधर से क्या गाड़ी आ रही है कोई मतलब नहीं है। बात करने के लहजे में, तरीके में बिल्कुल बदलाव आ गया है। फेसबुक पर बच्चे ऐसे बैठते हैं जैसे उनकी सांस ही उन्हें देखकर चल रही हो। इसलिए कोई भी बुजुर्ग इन आधुनिक सुविधाओं को पसंद नहीं करता। अब इंटरनेट ले लीजिए, बच्चे फेसबुक क्या, आप किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे जाइए, बच्चे ऐसे रम जाते हैं कि उनके आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इससे उनको कोई मतलब ही नहीं है। वो उसी में घुसे रह जाते हैं। खाना पीना हर एक काम उसको देख के हो रहा है। तो कोई भी बुजुर्ग होगा तो यार गुस्से ही तो करेगा ना। तो वही चीज़ है। तो अगर ये सारी सुविधाएं हमको जो है आधुनिक समय में मिल रही हैं तो ये हमको सुविधा तो दे रही है, लेकिन इनके गलत इस्तेमाल से या इस्तेमाल के गलत तरीके से जो है बुजुर्गों का गुस्सा होना या नाराज़ होना बिल्कुल ही लाजमी सी बात है। अगर वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो उसके रीज़न भी हम ही उनको दे रहे हैं। अगर ये सारी सुविधाएं हम सही तरीके से इस्तेमाल करें तो शायद वो हमसे नाराज़ ना हो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, यशोधर बाबू के बारे में आपकी क्या धारणा बनती है? दिए गए 3 कथनों में से आप किसके समर्थन में हैं? अपने अनुभव और सोच के आधार पर उसके लिए तर्क दीजिए। अब यहाँ पर 3 जो हैं व्यक्तित्व के बारे में बताया गया है। आप यशोधर बाबू को किससे सिमिलर कर रहे हो ये चीज़ बतानी है। देखिए क्या है, यशोधर बाबू के विचार पूरी तरह से पुराने हैं और वे सहानुभूति के पात्र नहीं हैं। इससे आप एग्री करते हो तो आपको देना पड़ेगा। अगर इस वाक्यांश से समर्थन करते हो तो आप क्यों समर्थन कर रहे हो ये रीज़न देना पड़ेगा। फिर है, यशोधर बाबू में एक तरह का द्वंद्व है।
जिसके कारण नया उन्हें कभी कभी खींचता तो है पर पुराना छोड़ता नहीं। इसीलिए उन्हें सहानुभूति के साथ देखने की ज़रूरत है। अब उनके बीच क्या, उनकी विचारधारा को लेकर द्वंद्व है, यानी कि नई चीज़ उनको खींच तो रही है मगर पुरानी उनको छोड़ नहीं रही है। ये जो है उनके लिए थोड़ा सहानुभूति का पात्र हो जाता है। नेक्स्ट है, यशोधर बाबू एक आदर्श व्यक्तित्व हैं और नई पीढ़ी द्वारा उनके विचारों को अपनाना ही उचित है। यानी कि उनकी जो सोच है, जो विचार है, उस हिसाब से वो बिल्कुल सही हैं, तो लोगों को उनकी विचारधारा को अपनाना चाहिए। क्या ये एकदम सही है? ऐसा करा जा सकता है। तो इसमें अगर 3 जो विचारधाराएं दी हैं, इसमें हम सबसे ज़्यादा गा से जो है वो सिमिलर करते हैं। देखिए क्या है, यशोधर बाबू का व्यक्तित्व बहुत ही सराहनीय है, इसलिए नई पीढ़ी को भी यशोधर बाबू के विचारों को अपनाना चाहिए। हम ये नहीं कहते सारे अपनाइए, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, इसलिए हम उनको अपना सकते हैं। इसका विशेष कारण ये कि आधुनिकता एक सीमा तक मनुष्य की प्रगति कर सकती है, किंतु बहुत ही शीघ्रता से आधुनिकता की तरफ बढ़ना शीघ्र ही पतन का कारण भी बन सकता है। अतः मेरे विचार से नई पीढ़ी को यशोधर बाबू के विचारों का तार्किक आधारों पर समर्थन करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि हम ये कहते हैं कि जो उनकी विचारधारा है, जो सोच है, वो एकदम सही है। क्यों? क्योंकि आधुनिकता को अगर बहुत तेजी से अपनाते हैं, बहुत ही तेज रफ्तार से, तो जाहिर सी बात है वो उसका पतन भी, यानी कि उसका विघटन भी बहुत तेजी से होगा। और ये नहीं है कि यशोधर बाबू जो सोच रहे हैं, जो समझ रहे हैं, वो गलत है। उनमें परिवर्तन की ज़रूरत है, हम उनको पूरी तरह नकार नहीं सकते, हम उन्हें अपना सकते हैं, लेकिन कुछ बदलावों के साथ, जो हमारे जीवन में आगे जाकर बहुत ही कारगर सिद्ध हो सकते हैं। तो आधुनिकता होनी चाहिए, लेकिन बहुत तेज रफ्तार से चीज़ें बदलना किसी भी सभ्यता या किसी भी इंसान या किसी व्यक्ति के लिए बिल्कुल भी सही नहीं। बदलाव धीरे धीरे होना चाहिए। एकदम से हुआ बदलाव कहीं ना कहीं विनाश का कारण भी बनता है। प्रश्न संख्या 8 है। यहाँ पे देखिए 3 प्रश्न दिए गए हैं, आंसर एक ही है, लेकिन क्वेश्चंस को एक अलग अलग तरीके से घुमा कर दिया गया है। पुराने होते जा रहे जीवन मूल्यों और नए प्रचलनों के बीच यशोधर पंथ के संघर्ष पर प्रकाश डालिए। पुराने होते जाते जीवन मूल्य, यानी कि जो हमारे सोचने समझने, जो हमारे सिद्धांत हैं, वो समय के साथ पुराने होते जा रहे हैं, और नए जो चीज़ें प्रचलित हो रही हैं, इन दोनों के बीच यशोधर बाबू किस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं ये चीज़ें। सिल्वर वेडिंग वर्तमान युग में बदलते जीवन मूल्यों की कहानी है, सुधारण सिद्ध कीजिए। नेक्स्ट है, यशोधर पंथ की पीढ़ी की विवशता यह है कि वे पुराने को अच्छा समझते और वर्तमान से तालमेल नहीं बिठा पाते। सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर इस कथन को सुधारण समीक्षा कीजिए। अब क्या है कि यशोधर पंथ की पीढ़ी की विवशता यह है कि वे पुराने को अच्छा समझते, यानी कि उनके साथ जो हो रहा, जो था, वो अच्छा है, और वो नए के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे। हम ये नहीं कहते कि पुराना गलत है, पुराना अपनी जगह 100% एकदम सही है, क्योंकि वो जांचा परखा इस्तेमाल किए गए चीज़ें हैं, लेकिन समय के साथ उनमें बदलाव ज़रूरी होता है। कि हम नहीं कहते कि हम पूरी तरीके से कह रहे हैं वो गलत है, लेकिन उसमें थोड़ा सा बदलाव करके आज के समय में भी उन सिद्धांतों को अपनाया जा सकता है। सिल्वर वेडिंग यथार्थ में वर्तमान युग के बदलते जीवन मूल्यों की कहानी है, यानी कि आज के समय में जो हमारी प्रायोरिटीज़ हैं, जो हमारी सोच है, उनको बदलते हुए की कहानी प्रस्तुत करती है। कहानी के केंद्रीय चरित्र यशोधर बाबू पाश्चात्य सभ्यता से विरक्ति रखते हैं, यानी पाश्चात्य सभ्यता यानी पश्चिमी सभ्यता, जिसको अब आजकल के उनके बच्चे अपना रहे हैं, वो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उनका व्यवहार अपनी पत्नी एवं बच्चों के प्रति उनके विरोध की भावना को दर्शाता है। वो उन लोगों के पास बैठते नहीं, बातें नहीं करते, जो कोई भी चीज़ सामने प्रस्तुत करी जाती है उससे भी तालमेल नहीं बिठा पाते। तो उनका ये व्यवहार कि उनके बच्चों की, उनकी पत्नी की जो विचारधारा है, उसके विरोध को दर्शाते हैं, क्योंकि वे पुराने विचारों का समर्थन करते हैं, जबकि उनका परिवार आधुनिक विचारों के पक्ष में रहता है। तो अब आपको समझ में आया कि क्यों? क्योंकि वो खुद पुरानी चीज़ों को मानते हैं, और यशोधर बाबू जो है, यशोधर बाबू पुरानी चीज़ों को मानते हैं, और उनका परिवार नए सिद्धांतों को अपनाता जा रहा है। इसीलिए ये जो है मनमुटाव हो रहा है।
वर्तमान समय पूरी तरह अर्थ पर आधारित हो गया। अर्थ मतलब पैसा, धन पर आधारित हो गया। आजकल परिवार में धन की अधिकता रहने पर भी पारिवारिक संबंध ठीक से निभ पाते हैं, अन्यथा परिवार को बिखरते देर नहीं लगती। बात सही है। आजकल अगर परिवारों में पैसा है तो परिवार सुचारू रूप से चलते हैं, हर संबंध अच्छा चलता है। अगर परिवार में पैसे की कमी आती है तो रिश्ते बिगड़ते देर नहीं लगती है। यशोधर बाबू को धन से विशेष लगाव नहीं है, इसीलिए वे अधिक धन कमाने पर ध्यान नहीं देते। उनका बड़ा बेटा भूषण विज्ञापन कंपनी में 1500 रुपये प्रति माह पर काम करता है और उसे में अमीर व्यक्ति बनने की आकांक्षा है। अब यशोधर बाबू जिस पोस्ट पे थे वहां पे बैठकर बहुत सारा धन कमाया जा सकता था, लेकिन वो नहीं मानते, क्योंकि वो धन को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं। उनके लिए धन उतना है जितना हमारा गुजारा बसर हो जाए, बस उतना सही है। लेकिन उन्होंने कभी एक्स्ट्रा धन कमाने के बारे में सोचा ही नहीं। तो एक तो पहला मनमुटाव का कारण ये रहा कि अगर आप चाहते तो ज़्यादा पैसा कमा लेते और हमारी जो रहन सहन की स्थितियाँ हैं वो बदल सकती थी। अब इसी के विपरीत जब उनके बच्चे बड़े हुए, उन्होंने नौकरी करने की आई, तो उनका बड़ा बेटा भूषण जो है वो एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी में काम करने लगा, जिसे 1500 रुपये जो है हर महीने मिलता था सैलरी के तौर पे। अब आज के समय में हम देखेंगे तो 1500 रुपये कोई मायने नहीं रखता, लेकिन अब आज से आप चले जाइए सन 70 के दशक में, 70-74 के दशक में, तो आप मान जाएंगे कि भाई बहुत ज़्यादा पैसा हुआ करता था उस समय। तो 1500 रुपये उस समय बहुत बड़ी रकम होती थी। तो अगर उसको इतना मिल रहा है तो वो चाहता है मुझे मिले, क्योंकि वो एक आगे अच्छा भविष्य अपना देख रहा है, एक धनी व्यक्ति बनना चाहता है। वह यशोधर बाबू के विचारों के विपरीत सामाजिक संबंधों की मर्यादा को नकारता है। अब वो क्या कह रहा है कि मुझे जो उनकी सोच है वो सामाजिक चीज़ें, भाई हम, उसका मानना है कि भाई हम अगर ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, अपनी क्या कहते हैं, अपने लिविंग स्टाइल को हम चेंज कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। इसी कारण वह अपनी बुआ को पैसे नहीं भेजता। उसे ना अपने माता पिता की इच्छा की परवाह है और ना रिश्तेदारी की। अब उसकी यहाँ पर क्या है, उसके बुआ को पैसों की ज़रूरत थी, उन्होंने मांगे, तो अब यशोधर बाबू ये चाहते थे कि उनके बच्चे भेजें, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को, अपनी ज़रूरतों को पहले प्रायोरिटी दे रहा है। बदलते जीवन मूल्यों के साथ आज की पीढ़ी सामाजिक परंपराओं को दक्यानुसी मानकर छोड़ रही है। पुरानी पीढ़ी निस्तेज होकर हाशिए पर लाचार खड़ी नजर आती है। नई और पुरानी पीढ़ी के बीच वैचारिक अंतर बहुत गहरा हो गया है। अतः कहा जा सकता है कि सिल्वर वेडिक वर्तमान युग में हो रहे पारिवारिक मूल्यों के विघटन का यथार्थ चित्रण है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि ये जो पाठ हमारे सामने प्रस्तुत किया गया कि यहाँ पर उनको बताया गया कि परिवार में जब पैसे की ज़रूरत थी तो भाई परिवार वाले ही काम आते हैं, तो उनकी बुआ को पैसे भेजे थे, उसने मना कर दिया। अब यहाँ पर ये हुआ कि पहले अब उनके बच्चों को छोड़कर यशोधर बाबू के समय में या उनके पहले के समय में चले जाइए, तो जब कभी लोगों को पैसे की ज़रूरत पड़ती थी तो अपने परिवार वालों से मदद मांगते थे और परिवार वाले खुले दिल से उनका जो है वो मदद करते भी थे। लेकिन आजकल के समय में क्या होता है, लोग परिवार वालों से जल्दी मदद मांगते नहीं। कारण क्या है? क्योंकि एक तो वो मदद करते नहीं और दूसरा मजाक अलग से उड़ाते हैं। तो ये क्या हुआ कि अब आप लोगों की सोच में कितना फ़र्क आया। पहले के लोगों की और अब के लोगों की सोच में फ़र्क आया कि नहीं आया? पहले परिवार ही सब कुछ हुआ करता था, लेकिन आज परिवार से बताने में लोग घबराते हैं, हिचकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या बताती हैं कि हमारे जो जीवन मूल्य है, जहाँ पहले परिवार को सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती थी, आज वो प्रायोरिटीज़ बदल चुकी हैं। ये हमें इस कहानी में पूरी तरीके से देखने को मिलता है। प्रश्न संख्या 9 है, यशोधर बाबू किन जीवन मूल्यों को थामे बैठे हैं? नई पीढ़ी उन्हें प्रासंगिक क्यों नहीं मानती? तर्क सम्मत उत्तर दीजिए। अब हमारे यशोधर बाबू किन जीवन मूल्यों को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं वो आपको बतानी है। नई पीढ़ी उनको ज़्यादा क्यों नहीं वैल्यू देती, वो सारी चीज़ें उनको क्यों अच्छी नहीं लगती, ये बताना है आपको। इसको तर्क के साथ प्रस्तुत करना है, ये ध्यान रखिएगा। यशोधर बाबू पुराने जीवन सिद्धांतों को अपनाकर चलने वाले व्यक्ति हैं। मतलब जो उनके समय में था उसको बदलना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि वैसे ही चीज़ें होती रहें। वे आधुनिक जीवन शैली एवं जीवन मूल्यों को व्यर्थ मानते हैं। हालांकि यशोधर बाबू भी आधुनिकता के प्रभाव से अछूते नहीं रहे हैं, परंतु वे नए विचारों को अपनाने में सफल नहीं हो सके हैं।
यशोधर बाबू की जो सोच थी, जो विचार था, जो मतलब वो जब यंग एज से थे तो वो किशन दा के संपर्क में आए। किशन दा की जो विचारधारा थी उसको उन्होंने अपनाया और उसको एज इट इज़ वो मानते चले आए, ठीक है, और आज भी मान रहे, और वो चाहते हैं कि उनके बच्चे भी माने, लेकिन उनके बच्चे नहीं मान रहे। अब इसमें क्या है, आधुनिकता, समय के साथ चीज़ें बदलती हैं। अब जब बदल रहा था समय, तो जो आधुनिकता है वो उसे बिल्कुल भी दकियानूसी मानते हैं। ये ऐसा नहीं है कि उनसे आधुनिकता छुई नहीं है, भाई समय बदलता है। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो वो चीज़ें आपके काम में आ ही जाएंगी, तो थोड़ा ना थोड़ा तो वो आधुनिकता उनको भी टच करिए, लेकिन वो अपने पूरे सिद्धांतों को बदलना नहीं चाहते हैं। अपने दृढ़ जीवन मूल्यों के आधार पर चलने के कारण ही नौकरी के अलावा अन्य तरीकों से धन कमाने की उन्होंने कभी नहीं सोची। अब उनकी जो अपने कहते हैं ना, लोगों के सिद्धांत थे, कुछ आप पुराने लोग चले जाइए, जो काम का तरीका है वही तरीका करेंगे। अब आजकल क्या है, भाई पैसे दो काम करा लो, लेकिन पहले अगर आप जाओगे तो पहले के लोग अगर कहीं पर किसी भी प्लेस पर बैठे हैं, अगर किसी पद पर, तो देखिए वो पूरे प्रोसीजर से ही काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। आप पैसे देकर उनसे काम नहीं करा सकते शॉर्ट फॉर्म में। तो इसी तरीके से यशोधर बाबू थे। यशोधर बाबू चाहते तो जिस पद पे थे उस पद पे बैठकर बहुत ही एक्स्ट्रा धन कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं कमाया, क्योंकि वो धन को प्रायोरिटी नहीं देते और इन तरीकों को भी वो गलत मानते हैं। अपने सिद्धांतों के कारण ही उन्होंने अपने कोटे का फ्लैट भी नहीं लिया। अब उनके कोटे से उनको फ्लैट मिल रहा था कि भैया हाँ आप फ्लैट बुक करा लो। भाई होता ना कि भाई जब तक हम जॉब में हैं तब तक तो सरकारी क्वार्टर मिल जाता है, फिर उसके बाद हमको क्या, कहाँ जाएंगे हम रिटायरमेंट के बाद में, ये हम लोग नहीं सोचते। तो इसीलिए गवर्नमेंट जो है पहले जो है एक कोटा इशू किया करती थी, उसके थ्रू जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को थोड़ा कम रेट में अपने फ्लैट्स मिल जाया करते थे। तो यशोधर बाबू को भी मिल रहा था, मगर उन्होंने मना कर दिया कि हमको नहीं चाहिए। वे हमेशा चाहते थे कि परिवार के सभी सदस्य उनकी सलाह से ही कोई कार्य करें या अपना पहनावा, व्यवहार आदि रखें। तो जैसे होता है ना, घर का जो बड़ा होता है वो ये चाहता है कि घर में जो सारी चीज़ें हो रही हैं वो उसके हिसाब से ही घटित हो, लेकिन ये चीज़ें नहीं हो पाती। जैसे यशोधर बाबू के साथ नहीं हो रहा। यशोधर बाबू चाहते थे कि घर में कोई भी चीज़ कुछ भी हो तो उसके लिए उनसे सलाह ली जाए, लोग क्या पहनेंगे या कैसा व्यवहार करेंगे। व्यवहार करने का तात्पर्य है कि बाहर जाकर लोगों के साथ किस तरीके से उनका बिहेवियर होना चाहिए, या हमारे रिश्तेदारों के साथ कैसा उनका व्यवहार मित्रतापूर्ण होना चाहिए, ये सभी वो डिसाइड करना चाहते थे। नई पीढ़ी उनके पुराने आदर्शों को अब अप्रासंगिक मानती है। नई पीढ़ी यानी कि अब उनके बच्चे ही ले लीजिए, वो इन सब चीज़ों को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देते। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें उनके बच्चे संलग्न हैं, लेकिन उसके बारे में यशोधर बाबू को कुछ नहीं पता। तो वे उनमें अपनी राय कैसे दे सकते हैं और वह कहाँ तक उपयोगी होगी। अब जैसे सारी चीज़ें तो बच्चे नहीं बताते, बच्चे बड़े हो जाते तो बहुत सी ऐसी चीज़ें काम करते हैं जिनके बारे में यशोधर बाबू को नहीं पता। तो अब अगर यशोधर बाबू से वो जाकर वो राय मांगेंगे तो जिस क्षेत्र में वो ताल्लुक ही नहीं रखते वो राय कैसे देंगे, तो वो नहीं दे सकते हैं। यशोधर बाबू अपने सिद्धांतों के प्रति निष्ठावान थे, जबकि उनकी पत्नी एवं बच्चे आधुनिक जीवन मूल्यों को अपनाने के कारण उनसे विपरीत सोच रखते थे। अब क्या कारण हुआ कि वो तो जो उनकी विचारधारा है वो पुरानी विचारधारा चल रही, बीबी भी उसी समय की थी। अब देखिए यशोधर बाबू और उनकी वाइफ क्या हुआ, एक ही जनरेशन के होंगे ना, लेकिन तब भी क्या हुआ, उनकी बीबी में समझ थी, वो समय के साथ ढली और अपने बच्चों की विचारधारा को उन्होंने समझा और उसको अपनाया। अब ये नहीं कि उन्होंने पूरी तरीके से अपने सिद्धांतों को छोड़ दिया होगा, वो उनको भी अपना रही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अपने बच्चों के हिसाब से भी कर रही हैं। यशोधर बाबू को सभी नए विचार समहाउ इम्प्रॉपर लगते हैं। वास्तव में नई पीढ़ी बदलाव चाहती है। अब समहाउ इम्प्रॉपर का मतलब कहीं कुछ गलत है, ये चीज़ वो इसीलिए कहते थे क्योंकि वो आधुनिक पीढ़ी के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे थे। और अनेक ऐसे क्षेत्र जिनमें नई पीढ़ी की समझ ज़्यादा अच्छी है, नई पीढ़ी के विचारों को, उनके मूल्यों को एकदम नकारना उचित नहीं है। अब क्या है, कई चीज़ें जैसे बदली। अब आप ऐसे समझ लो, टेक्नोलॉजी के मामले में आप अपने पेरेंट्स से ज़्यादा अच्छी नॉलेज रखते हो, कंप्यूटर होगा या मोबाइल होगा, तो इसमें आप अपने पेरेंट्स से कहीं अच्छी नॉलेज रखते हो।
तो इसमें आप अपने पेरेंट्स से अगर राय लोगे तो शायद वो उस चीज़ के बारे में आपको ठीक से राय नहीं दे पाए। लेकिन आप ये बोलो कि जो उनकी नॉलेज है वो पूरी तरीके से बेकार है, आपकी नॉलेज सबसे अच्छी है, तो ये तो सही नहीं होता ना। उनका अनुभव, उनका ज्ञान अपनी जगह आपसे कहीं ज़्यादा है। आप कुछ चीज़ों में आप अच्छी नॉलेज रख सकते हो, लेकिन जीवन के अगर अनुभव देखोगे तो उनके पास ज़्यादा है, वो ज़्यादा अच्छी चीज़ें समझते हैं। इसलिए हर बात पे उनको नकार देना सही नहीं है। समय के साथ चलकर ही अपनी प्रगति की जा सकती है, इस बात को पुरानी पीढ़ी के सदस्यों को समझना पड़ेगा। नई पीढ़ी को भी यह ध्यान रखना होगा कि बदलाव बेहतर के लिए हो, बदतर के लिए नहीं। यानी कि पुरानी पीढ़ी जहां ये समझे कि आज के समय में जो चीज़ें हो रही हैं उनके साथ आपको भी बदलना होगा, तो वहीं नई पीढ़ी को ये चीज़ समझना होगा कि बदलाव अच्छा है, लेकिन हमेशा अच्छे के लिए करना चाहिए। ये नहीं कि हम किसी की नकल बिना कुछ सोचे समझे उतारते जाएं और उसका नतीजा हमारे साथ कुछ और ही हो जाए। तो हमेशा बदलाव जब भी करें अच्छे के लिए होना चाहिए, हमारे नुकसान के लिए नहीं होना चाहिए। अब बदलाव के लिए हम कई चीज़ें देख सकते हैं। आजकल हमारे हाथ में मोबाइल है, मोबाइल आप अच्छे के लिए इस्तेमाल करिए, लेकिन अगर आपको नुकसान दे रहा है तो उससे दूरी बनाइए। अब वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, हमारी आंखों को पहुंचाता है, हमारे दिमाग को पहुंचाता है बहुत तरीके से। तो जहां आपको उसकी ज़रूरत है उतना इस्तेमाल करिए, पूरे टाइम उसके साथ बंधे रहना सही नहीं। प्रश्न संख्या 10 है, क्या यशोधर बाबू के व्यक्तित्व को समझकर नई पीढ़ी को उनके सिद्धांतों को अपनाना चाहिए? इस कथन से आज सहमत हैं या नहीं लिखिए। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि यशोधर बाबू के जो कोई भी सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों को नई पीढ़ी को समझना चाहिए, अपनाना चाहिए। अब इस बात से आप सहमत हैं या नहीं, आपको ये लिखना है। दो पीढ़ियों में सदैव अंतर बना ही रहता है। युवा पीढ़ी पुराने विचारों को निरर्थक तथा दक्यानुसी मानती है, वह पुराने विचारों का अनुसरण नहीं करना चाहती। उन्हें वे व्यक्ति अच्छे नहीं लगते जो पुराने विचारों से निर्देशित होकर जीवन व्यतीत करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, दो पीढ़ी कोई भी होगी। अब यहाँ पर ये, अब आपके और आपके पेरेंट्स के बीच की पीढ़ी देख लो और आपके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के बीच की देख लो, ठीक है। आप ये बोलोगे कि भाई हम जो सोचते हैं वो आप समझते नहीं, आप जानते नहीं, तो इसलिए आप पेरेंट्स के सारी चीज़ों से जो है क्या कहते हैं अंडरस्टैंडिंग नहीं रख पाते। अब यही चीज़ आप ये समझो कि हम दोनों के बीच ही इतना डिफरेंस क्यों है। अब इस डिफरेंस को आप थोड़ा सा पीछे लेके जाओ। अब आप अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के बीच देखिए, उनमें भी कई चीज़ों को लेकर मतभेद होगा। तो ये कहना कि आपके और आपके पेरेंट्स के बीच ही इस चीज़ को लेकर मतभेद है तो कहीं से भी गलत नहीं है। ये सभी पीढ़ियों के बीच मतभेद रहता ही रहता है। अभी जब आप बड़े होंगे, आपके बच्चे होंगे, तो उनकी सोच और आपकी सोच में भी फर्क आएगा। ये नेचुरल चीज़ है, ठीक है ना। तो यही चीज बताई, दो पीढ़ियों के बीच सदैव अंतर बना रहता है। युवा पीढ़ी पुराने विचारों को निरर्थक मानती है। अब हम अगर सोचे तो हम कहेंगे यार ये क्या, ये लोग पुरानी बातें लेकर चलते हैं, ये नहीं करो वो नहीं करो, परिवार को ज़्यादा वैल्यू दो, रिश्तेदारों के यहाँ जाओ, उनके साथ समय बिताओ, ऐसी बहुत सी चीज़ें वो हमसे कहते रहते हैं। तो हम लोग उनको मानने को तैयार नहीं होते क्योंकि हमें लगता है बेकार है, क्या करेंगे। तो अब इन पुराने विचारों का अनुसरण हम नहीं करना चाहते। उन्हें वे व्यक्ति अच्छे नहीं लगते जो पुराने विचारों को निर्देशित करते हैं, यानी कि जो पुरानी सोच रखते हैं। अब जैसे आपके पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स जो है आप देखते होंगे रिश्तेदारों में, अपने फ्रेंड्स में कम और रिश्तेदारों में ज़्यादा मिलना जुलना, रीति रिवाजों में उनको बुलाना, उनके घर जाना, ये सारे काम करते हैं। लेकिन आपको ये सारी चीज़ें करनी अच्छी नहीं लगती होंगी, ठीक है ना। क्या या हर समय रिश्तेदारों के यहाँ जाते रहो, उनके यहाँ तो फंक्शन होते ही रहते हैं, हम लोग पहुँचते नहीं, ज़रूरी है घर में अपने यहाँ फंक्शन करो और सबको बुलाओ। ये कई ऐसी चीज़ें होती होंगी जिनसे आप अपने पेरेंट के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते होंगे, तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती होंगी। ठीक इसके विपरीत यशोधर पंत जैसे लोग जो पुराने विचारों को मानने वाले हैं, उन्हें युवा वर्ग की आधुनिक जीवन शैली बुरी लगती है। अब इसी के अभी आपका विचारधारा क्या रही, आप इन सारी चीज़ों से तालमेल, अब आप अपोजिट कर लीजिए। आपके पेरेंट्स आप लोगों की विचारधारा से ताल्लुक नहीं रखते, क्या बात हुई भाई, परिवार को महत्व नहीं देना, उनके साथ समय व्यतीत नहीं करना, रिश्तेदारों में नहीं जाना, हमेशा मोबाइल में रहना। तो आप अगर इसको प्रैक्टिकली सोचो तो ये जो वो कह रहे हैं वो सही भी है अपनी जगह। भाई परिवार को महत्व देना ज़रूरी होता है।
उन्हें युवा वर्ग की आधुनिक शैली बुरी लगती है। हालांकि यशोधर बाबू भी आधुनिकता के प्रभाव से अछूते नहीं रह सके, परंतु वे नए विचारों को अपनाने में सफल ना हुए। तो पुरानी चीज़ें उन्हें जहाँ नहीं है कि वो नई चीज़ों को नहीं अपना रहे हैं, उन्होंने अपनाई है, लेकिन पूरी तरीके से बदलाव कर देना उन्हें अच्छा नहीं लगता है। मेरे विचार से नई पीढ़ी को पुराने तार्किक विचारों को अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। ये नई पीढ़ी जो है उसे थोड़ी बहुत तो कोशिश करनी ही चाहिए। इसका कारण यह है कि आधुनिकता एक सीमा तक ही अपनाई जानी चाहिए, अन्यथा कई बार आधुनिकता व्यक्ति को गलत दिशा की ओर मोड़ देती है। यानी कि जो हम आजकल नई चीज़ें जो हैं, पाश्चात्य चीज़ें जो अपना रहे हैं, इसे किसी हद तक अपनाइए, क्योंकि अगर हम पूरी तरीके से उसमें ढलने की कोशिश करते हैं तो वो हमें नुकसान ही पहुंचाती है। जैसे अब कैसे धूम्रपान, शराब पीना, जुआ खेलना आदि, ये जो हैं ये आधुनिकता की निशानियां हैं, लेकिन इससे नुकसान कितना होता है। देखिए, धूम्रपान हो, शराब पीना हो, जुआ खेलना हो, इससे आर्थिक और शारीरिक दोनों ही तरीके से नुकसान होता है। प्रगति की इस तेज दौड़ में मनुष्य अंत में अकेला ही रह जाता है, उसका जीवन तनाव से घिर जाता है। यह तनाव यशोधर पंथ की जीवन शैली को अपनाने से ही खत्म हो सकता है। अब ये आधुनिकता हम जितनी अपनाते हैं ना, इसमें क्या होगा, ये आधुनिकता अगर हमने लिमिटेड में नहीं अपनाई तो आगे जाकर हमें बहुत ज़्यादा परेशानियों को फेस करना पड़ता है। तो वही चीज़ बताए कि हम उतना परेशानियों को फेस करें, उससे बेटर है कि यशोधर पंथ जैसी सिद्धांतों को अपना लें, तो वो हमें ज़्यादा फायदा देगी। इसीलिए यदि नई पीढ़ी यशोधर बाबू के सिद्धांतों को अपनाए तो यह अनुचित नहीं होगा। हाँ, यह ज़रूर देखना होगा कि किन सिद्धांतों को अपनाने से जीवन वास्तविक रूप से सफलता की ओर अग्रसर होता है। हम ये नहीं कह रहे कि जैसे सिद्धांत हैं उन सारे सिद्धांतों को अपनाइए, एज इट इज़ अपनाइए, ये नहीं कह रहे। उन चीज़ों को आप सीखिए, सारी नहीं, जितनी ज़रूरत है उतनी तो अपनाइए, और साथ ही उनमें अगर कुछ बदलाव करना पड़ता है तो बदलाव करके उनको अपनाइए, लेकिन अपनाइए ताकि आप आगे चलकर बहुत ही ज़्यादा नुकसान में ना फंसें। प्रश्न संख्या 11 है, वर्तमान समय में धन को पारिवारिक संबंधों से अधिक महत्व दिया जा रहा है, इस कथन को कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो इसमें आप देख सकते हैं कि धन को जहाँ पर यशोधर बाबू की बहन को पैसे भेजने की बात आती है तो उनका लड़का इस चीज़ को नकार देता है। तो ये हमें पता चल रहा है कि पारिवारिक सिद्धांतों से कहीं अधिक महत्व जो है वो धन को दिया जा रहा है। कहानी के आधार पर लेखक ये कहना चाहता है कि आज का जीवन अर्थ यानी कि धन पर आधारित है। आज संबंधों का टिकना आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है, अर्थात जब तक आर्थिक स्थिति बेहतर रहती है तब तक सब कुछ ठीक रहता है, और यदि धन का अभाव होने लगे तो संबंधों में भी धीरे धीरे खटास आने लगती है। यानी कि परिवार में जब तक पैसा है तब तक पारिवारिक संबंध अच्छे हैं, लेकिन जब पैसा नहीं रहता तो हमारा सोच विचार परिवार में जो है, लोगों के बीच जो अपनापन है वो आप घटते हुए देखेंगे। यही स्थिति यशोधर पंत के परिवार की भी है। उनके परिवार वाले भी उनकी ऊपर की कमाई चाहते हैं, लेकिन यशोधर पंत सिद्धांतवादी व्यक्ति हैं और उन्होंने दूसरे तरीके से धन कमाने की कभी सोची ही नहीं। सिद्धांतों के कारण उन्होंने अपने कोटे का फ्लैट भी नहीं लिया। अब मैंने जैसे बताया कि जो यशोधर बाबू हैं वो जिस पद पे हैं वो चाहते तो बहुत एक्स्ट्रा धन कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने धन को प्रायोरिटी ना देने के कारण उन्होंने ये किया नहीं, जबकि उनके घर वाले चाहते थे कि वो कमाएं क्योंकि वो धन को प्रायोरिटी देते थे। लेकिन यशोधर बाबू जो है वो पारिवारिक संबंधों को ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे, अपने सिद्धांतों को ज़्यादा देते थे, इसलिए उन्होंने एक्स्ट्रा धन कमाने के बारे में सोचा ही नहीं। और यही चीज़ थी कि जब उन्हें कोटे का फ्लैट मिल रहा था तो वो भी उन्होंने लेने से मना कर दिया, क्योंकि वो पैसे को ज़्यादा महत्व नहीं देते थे। इन सभी बातों से उनके बच्चे उनसे परेशान यानी कि खिन्न रहते थे। भाई पिताजी यानी कि बब्बा जो है वो चाहे तो बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन वो कमा नहीं रहे हैं, तो इस बात से बच्चे भी थोड़ा सा उनसे नाखुश रहते थे। उनका बड़ा बेटा भूषण विज्ञापन कंपनी में 1500 रुपये प्रतीक वहाँ काम करता है। यशोधर बाबू और भूषण के बीच विचारों की गहरी खाई है। अब ये पैसे की वजह से है। यशोधर बाबू अगर पैसा कमा रहे होते तो बच्चा अगर इतना कमा रहा था तो ये खाई उतनी नहीं होती। यहाँ यशोधर बाबू उसको इतना सारा पैसा मिल रहा है, कंपनी कोई दे रही है, तो उन्हें ये चीज़ कहीं ना कहीं गलत लगती थी, खराब लगती थी। और यशोधर बाबू खुद इतना पैसा नहीं कमा रहे थे तो ये बात उनके बच्चों को खराब लगती थी।
भूषण अक्सर किसी काम के बाद कह देता कि पैसे मैं दे दूंगा। यह बात यशोधर बाबू के गले के नीचे कभी नहीं उतरती, अर्थात धन के कारण उनके परिवार में भी तनाव की स्थिति बनी रहती थी। आधुनिक युग में धन का महत्व दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। होता है ना कि चलो हम पैसे दे देंगे, ये जो हम पैसे दे देंगे जो चीज़ होती, भाई अभी तक अब ये क्यों यशोधर बाबू को बुरा लग रहा है? उन्हें अच्छा लगना चाहिए कि मेरा बेटा ये सारी चीज़ें कर रहा है। कारण ये था कि यशोधर बाबू धन को महत्व न देने के कारण वो अपने परिवार को सुचारू रूप से चला रहे थे। अभी तक धन का जो मूवमेंट था उनके परिवार में उनके हिसाब से चलता था, लेकिन अब क्या है, चूंकि एक और मेंबर कमाने लगा है तो उसके वो भी अपना कंट्रीब्यूशन जो है घर पर करना चाहता है। तो ये चीज़ यशोधर बाबू को अच्छी नहीं लगती थी कि भाई अभी तक सब कुछ जब मेरी कमाई से चल रहा था, सब कुछ हो रहा था, अब इसमें भूषण क्यों कंट्रीब्यूट करेगा, ये चीज़ उन्हें पसंद नहीं आती थी। तो यही उनके तनाव की स्थिति थी, तो उनके बेटे और बड़े बेटे और उनके बीच में जो दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी किसी न किसी कारण से। प्रश्न संख्या 12 है, यशोधर बाबू के व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषताओं पर साधारण प्रकाश डालिए। जो उनकी जो अच्छाई है उस पे आपको बताना क्या क्या विशेषताएं हैं वो आप बताओगे। सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर यशोधर बाबू के व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालना। इस कहानी के हिसाब से उनके व्यक्तित्व की जो विशेषताएं निकल कर आती हैं वो आपको लिखनी है। देखिए क्या है, यशोधर बाबू एक सिद्धांतवादी व्यक्ति हैं। उन्होंने अपना सारा जीवन नियमों को निभाने में ही बिता दिया, यानी कि जो नियम होने चाहिए, जो सिद्धांत है, उन्हीं का पालन करते हुए निकाल दिया। यशोधर बाबू के जीवन पर किशन-दा का प्रभाव बहुत गहराई तक बढ़ा। यशोधर बाबू अपने काम के प्रति बहुत ही ईमानदार हैं। वे अपना काम किसी भी कारण से देर में नहीं करते, यानी कि उनके जो सिद्धांत है, और ये सिद्धांत उनको मिले कहाँ से, किशन-दा के जरिए मिले। किशन-दा से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे यशोधर बाबू, इसलिए उनके सारी जो नियम है, जो उनके विचार हैं, वो उन सारी विचारों को वो मानते गए। अब क्या हुआ, उनके ये सिद्धांत हैं कि वो हर काम को अपना समय पर करते हैं, टालते नहीं हैं, सही तरीके से करते हैं। सिद्धांतवादी होने के कारण वे परिवार से दूरी बनाए रखते हैं। यद्यपि उनके बच्चे उनमें बदलाव चाहते हैं, किंतु वे स्वयं को अंत तक नहीं बदल पाए। अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनमें बदलाव हो रहा है, लेकिन ये अपनी विचारधारा में बदलाव नहीं ले पा रहा है, इसलिए वो थोड़ा सा परिवार से दूरी बना कर रखते हैं। बच्चे सोचते हैं कि बदलाव हो, लेकिन वो बदलाव हो नहीं रहे हैं। उन्हें सामाजिक मूल्यों की गहरी परख है। वे 5 बजे दफ्तर की छुट्टी के बाद बिरला मंदिर जाते हैं, कभी कभी वहीं प्रवचन भी सुनते हैं। उसके बाद पहाड़गंज जाकर सस्ती सब्जियां भी खरीदते हैं। यही समय उन्होंने किसी से मिलने मिलाने का भी तय कर रखा है। वे चाहते हैं कि उनके बच्चे भी उनसे अपने कामों में सलाह लें, किंतु बच्चे उन्हें ये कहकर चुप करा देते हैं, अब जब आपको कुछ पता नहीं तो क्या पूछें। तो अब यहाँ पर कहने का तात्पर्य क्या है कि वो अपने जो एक नियम बनाया हुआ है, उन्होंने ऑफिस से निकलना, मंदिर जाना, सब्जी लेना, लोगों से मिलना, वो सारी ही चीज़ों को एक नियम के दायरे में रखते हैं और उसका पालन वैसे ही करते हैं। वो चाहते हैं कि घर में भी अगर कोई चीज़ हो तो उनसे सलाह ली जाए, लेकिन बच्चे ये कहते हैं कि जब आपको पता ही नहीं तो हम आपसे पूछें क्या। ये कहकर बच्चे जो हैं उनकी बात को हटा देते हैं। यशोधर बाबू भी किशन-दा से पूछ कर सारे काम करते थे। अब वो जैसे यशोधर बाबू किशन-दा को अपना गुरु मानते थे और उनसे हर काम पूछ के किया करते थे, तो वही चीज़ वो बच्चों से भी चाहते हैं कि सारे काम वो भी पूछ के करें। यही आदत वे अपने बच्चों में देखना चाहते हैं। यशोधर बाबू पुराने रीति रिवाजों को मानने वाले व्यक्ति हैं। वे अपने परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल नहीं बिठा पाए। उनकी सोच में नए विचार निरर्थक हैं। सामंजस्य ना बिठा पाने के कारण यशोधर बाबू हाशिए पर चले गए हैं। अब यहाँ पर क्या है, वो नई पीढ़ी नए विचारों के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं, इसीलिए देखिए वो पूरे परिवार से अलग हो गए। पूरा परिवार एक तरफ है और वो एकदम अलग है, तो मतलब वो अपने सिद्धांतों में बदलाव नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये हर जगह से कटते हुए चले जा रहे हैं। तो ये उनके व्यक्तित्व की जो विशेषताएं थी, सिद्धांतवादी होना, समय का पाबंद होना, रिश्तों को मूल्य देना, ये सारी चीज़ें उनकी विशेषताएं थी और इसी कारण से वो अपने परिवार से भी जो है थोड़ा सा उनका मनमुटाव चलता रहता था इन सिद्धांतों के कारण ही।
प्रश्न संख्या 13 है। यहाँ देखिए 3 प्रश्न दिए गए हैं। यशोधर बाबू 2 भिन्न कालखंडों में जी रहे हैं, पक्ष या विपक्ष में साधारण तर्क दीजिए। अब वो 2 कालखंडों में, एक तो उनका समय का कालखंड है जो उनके सिद्धांत है वो अभी भी हैं, और एक प्रेजेंट समय है जिसके साथ वो तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं। यशोधर बाबू जीवन में नए और पुराने के द्वंद्व में फंस गए हैं। आपके विचार से उन्हें क्या करना चाहिए और कैसे? नेक्स्ट है, सिल्वर वेडिंग के कथानायक यशोधर बाबू एक आदर्श व्यक्तित्व हैं और नई पीढ़ी द्वारा उनके विचारों को अपनाना ही उचित है। इस कथन के पक्ष या विपक्ष में तर्क दीजिए। अब आपको ये 3 प्रश्न पूछे गए हैं, देखिए इनमें क्या कैसे लिखेंगे। यशोधर बाबू को आदर्श व्यक्तित्व कहा ही इसलिए गया है क्योंकि वे जीवन भर अपने सिद्धांतों पर चलते रहे। जो उनके नियम थे, जो वो सोचते थे, वो उसमें उन्होंने किसी भी एक रत्ती भर का बदलाव नहीं किया। यशोधर बाबू पुराने विचारों वाले व्यक्ति हैं और वे ये नहीं मानते कि उनके बच्चे आधुनिक युग के साथ चलते चलते यथार्थ दुनिया के बारे में उनसे अधिक अच्छा सोच पाते हैं। उनका कहने का मतलब है कि हम ज़्यादा अच्छा सोचते हैं, बच्चे अभी छोटे हैं, वो आधुनिक जीवन में फंस तो गए हैं लेकिन अभी चीज़ों के बारे में उनकी इतनी सोच समझ नहीं है। उन्हें समाज में जहाँ कहीं भी नयापन दिखाई देता है तो वे कहते हैं समहाउ इम्प्रॉपर। यशोधर बाबू अपने सामाजिक मूल्यों को बनाए रखना चाहते हैं, तो जहाँ कहीं कुछ नया दिखता है जो उनके सिद्धांत से मेल नहीं खाता तो वो ये तकिया कलाम बोल देते हैं समहाउ इम्प्रॉपर, मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है या गलत है। अब वो क्या है, अपने सामाजिक मूल्यों को बनाए रहे, यानी कि जो उनकी सोच थी, जो समझ था, वो उसी पर चलना चाहते हैं, उनमें बदलाव नहीं चाहते। आज विश्व में हमें सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना ही पड़ता है। मेरी दृष्टि में नई पीढ़ी के उन्हीं विचारों को अपनाना उचित है जिनसे अपना और समाज का विकास हो। तो नई पीढ़ी को पुराने सिद्धांतों को अपनाना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे उन्हें बिल्कुल नकार देना चाहिए, उन्हें अपनाना चाहिए, लेकिन जितना उनको फायदा हो उतना अपनाना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि पुराने सारे विचार गलत हैं, पुराने ऐसे बहुत से विचार अच्छे हैं जिनसे हम फायदा उठा सकते हैं। पुरानी पीढ़ी को रहन सहन, पहनावा, खाना पीना और व्यवहार में थोड़ा बहुत बदलाव लाना चाहिए। जो हमारी सोच विचार, खान पीन जो चल रहा है उसमें हमें थोड़ा बदलाव करना ज़रूरी है। उदाहरण के लिए यदि हम लड़कियों को ना पढ़ाएं तो नुकसान अपना ही करेंगे। अब पुराने समय में देखिए लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था, अगर उस विचारधारा को अपनाते हैं कि आज ना पढ़ाएं तो ये नुकसानदेह होगा कि नहीं होगा, क्योंकि शिक्षित नारी पूरे परिवार को शिक्षित बनाती है। इसीलिए आधुनिक युग की सोच है कि यशोधर बाबू जैसे लोगों को पुराने विचारों में नए विचारों को भी शामिल कर लेना चाहिए। यानी कि अब जो पुराने विचार हैं उनमें हमें नए विचारों को शामिल करना है। अब यहाँ पर तालमेल एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से बैठता है। जहाँ नए विचारों में पुरानों को शामिल करना है, वहीं पुराने विचारों में हमें नए को शामिल करना है। तो जो भी नई नई अच्छी चीज़ें हैं उन्हें हम आपस में मिलाकर एक कर सकते हैं, और इन जो मतभेद हैं जो विचारधारा को लेकर, उसको हम दूर कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, सिल्वर वेडिंग कहानी का प्रमुख पात्र वर्तमान में रहता है। प्रमुख पात्र कौन है? यशोधर बाबू। वो प्रेजेंट टाइम में रहते हैं, किंतु अतीत को आदर्श मानता है और उनके जो सिद्धांत क्या रहे वो पास्ट के रहे, वो उसी को मानते हैं। इससे आपके व्यवहार में क्या क्या विरोधाभास दिखाई पड़ते हैं, सो उदाहरण उल्लेख दीजिए। अब इसके कारण उनके स्वभाव में, यानी कि यशोधर बाबू के स्वभाव में क्या क्या विरोधाभास आ रहे हैं ये आपको बताने। यानी कि विरोधाभास का मतलब वो मानते भी हैं, नहीं भी मानते, एक तरफ मान भी रहे हैं, दूसरी तरफ उसका विरोध भी कर रहे हैं, सारी चीजें। बचपन से ही यशोधर पंत जी पुराने आदर्शों को ही मानते आए हैं, इसीलिए उन्हें अपने सिद्धांतों पर चलना अब सही लगने लगा है। पुराने समय से मानते आ रहा है, अब उन्हें ये सारी चीजें अच्छी और सही लगती हैं। जिस किशन दा ने जीवन के हर मोड़ पर उनकी सहायता की, उनके ही सिद्धांतों को यशोधर बाबू ने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। तो किशन दा ने उनकी हर पग पर मदद करी। जब वो अपने गांव से शहर आए, नौकरी ढूंढ रहे थे, फिर नौकरी करने लगे, तो हर एक जीवन का जो पहलू रहा उसमें किशन दा ने उनको हमेशा मदद करी। उसको इसीलिए उन्होंने अपना आदर्श मांगा और आज भी उनके सिद्धांतों को वो जस का तस मानते चले आ रहे हैं। उनके सिद्धांतों को यशोधर बाबू ने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। यशोधर बाबू नई पीढ़ी के विचारों से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। नई पीढ़ी यानी उनके बच्चे।
इसका प्रभाव उनके जीवन में इस प्रकार पड़ा कि वे अपने ही परिवार से दूर हो गए। जब भाई वो बच्चों की विचारधारा से तालमेल ही नहीं कर पाए तो उनसे उनकी बहुत दूरी, मतलब मन से बहुत दूरी हो गई। मतलब रह तो एक ही घर में रहे, सब कुछ है, लेकिन सोच विचार सारी चीज़ों में जो है बहुत दूरी आ चुकी थी। परिवार के लोग उन्हें नए ढंग से चलने के लिए कहने लगे। पत्नी भी कह देती थी कि आप अभी से इतने पूजा पाठ में लगे रहते हैं जैसे कि बूढ़े हो गए हैं। तो मतलब भाई पूजा पाठ तो वो पहले भी करते थे, लेकिन अब जो है वो क्यों इतना ज़्यादा पूजा पाठ करने लगे? वो चाहते थे कि थोड़ा मतलब मैं घर में भी रहूं तो अपने परिवार से इतना मिलजुल के ना बैठूं, क्योंकि हमारा उनसे विचारधारा में मेल नहीं खाता। इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा घर पे जब भी रहते तो ज़्यादा से ज़्यादा समय वो पूजा पाठ में बिता दिया करते थे। बड़ा बेटा भी साइकिल चलाने के विरोध में था और अपनी कमाई का रौब हर काम में दिखा देता था। वो चाहता था, अब यशोधर बाबू क्या करते थे, साइकिल से आते जाते थे तो वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता था। हर जगह दिखाता था रौब कि भाई अब मैं इतना कमाता हूँ, आप क्यों साइकिल से चलते हैं, कुछ स्कूटर ले लीजिए, उससे चलिए। उनकी बेटी भी किसी बात पर टोके जाने पर अमेरिका जाने की धमकी देती। यशोधर पंत अपने सिद्धांतों के प्रति निष्ठावान थे, लेकिन उनकी पत्नी और बच्चे आधुनिक नियमों को मानने के कारण यशोधर पंत के विपरीत ही सोचते थे। इन विपरीत परिस्थितियों के कारण ही पंत जी के जीवन में विरोधाभास दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर क्या हुआ विरोधाभास का कारण कि मतलब उनकी जो बातें हैं, जो सोच है, उनके बच्चे नहीं मानना चाहते और इसके कारण वो साथ भी रह रहे हैं और साथ नहीं भी हैं। मतलब फिजिकली तौर पे वो अपने परिवार के साथ हैं, लेकिन मेंटली और तौर पर हम देखेंगे तो वो अपने परिवार के साथ नहीं है। इसीलिए उनके जीवन में ये विरोधाभास दिखाई देता है। प्रश्न संख्या 15 है, यशोधर पंत पर किशन दा के प्रभाव की समीक्षा कीजिए। यशोधर बाबू जब गांव से शहर आए तो उनके पास रहने के लिए नहीं था, उनके पास नौकरी नहीं थी, तो वहाँ से किशन दा ने उनकी बहुत मदद की। इवन नौकरी लगाने में भी उनकी बहुत मदद की। जब इतना पग पग पे किशन दा ने यशोधर बाबू की मदद करी तो यशोधर बाबू ने किशन दा को अपनी हर एक, कहते ना, एक अपना आदर्श बना लेना, उनकी हर एक बात को मानना, अपने लिए एकदम कहते ना पत्थर की लकीर बना लेना, उन्होंने वैसा बना लिया था। तो अब देखिए इसका आंसर क्या रहेगा। यशोधर पंत जब गांव से दिल्ली आए तो सर्वप्रथम किशन दा ने ही उनकी सहायता करी। जैसे मैंने बोला ना, जब गांव से आए थे दिल्ली, उनके पास नौकरी नहीं थी, रहने के लिए नहीं था, तो पूरी तरीके से किशन दा उनकी मदद करे थे। तो किशन दा ने यशोधर पंत को मेस का रसोइया बनाकर रख लिया, क्योंकि तब तक यशोधर जी की उम्र सरकारी नौकरी के लिए कम थी, यानी कि गवर्नमेंट जॉब वो ले नहीं सकते। गवर्नमेंट जॉब के लिए एक एज लिमिट होती है, तो वो उस एज लिमिट से कम थे। किशन दा ने यशोधर जी को 50 रुपये उधार भी दिए। अब आप बोलोगे 50 रुपये तो कोई ज़्यादा नहीं होते। अरे भाई, हमने कहा ना पहले चले जाइए आप, आज से 25-30 साल पहले या और पहले चले जाइए, करीबन 50 साल पहले, तो वो आप समझ सकते हैं कि उस समय 50 रुपये क्या मायने रखते थे। किशन दा ने यशोधर जी को 50 रुपये उधार भी दिए, जिससे वे अपने लिए कपड़े बनवा सके और कुछ पैसे गांव भी भेज सके। तो आपको समझ में आ गया ना 50 रुपये का क्या कीमत थी। उसमें उन्होंने अपने लिए कपड़े खरीद भी लिए थे और पैसे घर भेज भी दिए थे। बाद में किशन दा ने उन्हें अपने ही नीचे नौकरी दिलवाई और दफ्तर के कामों में भी मार्गदर्शन किया। अपने नीचे, भाई कहते ना हम जॉब कर रहे हैं तो पहले इतना मुश्किल नहीं होता था गवर्नमेंट जॉब लेना। अगर आप प्रेफर कर दो तो लोगों को नौकरी में ले लिया जाता था। यशोधर पंत भी किशन दा की सलाह के बिना कोई कार्य नहीं करते थे। किशन दा परंपरागत सिद्धांतों को मानने वाले व्यक्ति थे। इस तरह किशन दा के साथ रहते रहते यशोधर बाबू भी उन्हीं की तरह सिद्धांतवादी बन गए। तो किशन दा ने उनकी जितनी हेल्प करी, इवन हम कहेंगे कि उनको पूरी तरीके से बनाने में किशन दा का ही हाथ रहा। तो अब कोई व्यक्ति अगर हमें इतनी ज़्यादा हेल्प करता है तो जाहिर सी बात है कि हम उसको बहुत ज़्यादा मानने लगते हैं। तो यही चीज़ हुई, किशन दा ने जितनी मदद करी यशोधर बाबू ने उन्हें अपने जीवन का आदर्श ही मान लिया। उनके सारी चीज़ों को मानना, जैसे रहना, खाना पीना, उनके विचार उसी तरीके से हो गए जैसे किशन दा के थे। तो जैसे किशन दा एक सिद्धांतवादी व्यक्ति थे, वही चीज़ हमने यशोधर बाबू के अंदर भी देखी।
अब वे अपना हर काम किशनदा को ध्यान में रखकर करते। यशोधर पंत किशनदा के सिद्धांतों के साथ अपना जीवन बिताने लगे। हालांकि सिद्धांतों के कारण उन्हें समाज में और परिवार में पुराने विचारों का समझे जाने लगा। अब उन सिद्धांतों के कारण, कहते हैं ना, समय परिवर्तित हुआ मगर वो परिवर्तित नहीं हुए, इसलिए उनको क्या, समाज के लोग भी और खुद उनके परिवार के लोग भी उन्हें पुराने विचार का समझने लगे। पर उन्होंने किसी की परवाह ना करते हुए किशनदा के सिद्धांतों को ही अपने जीवन का आधार बना लिया। समाज और स्वयं के बीच सामंजस्य ना बिठा पाने के कारण यशोधर बाबू हाशिए पर चले गए। इन्हीं बातों से पता चलता है कि यशोधर बाबू के जीवन पर किशनदा का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। देखिए, अगर कुछ चीज़ों को लेकर हमारे जीवन में जितने भी लोग हैं वो हमसे दूरी बना लें, तो जाहिर सी बात है हम एक पल को ये चीज़ सोचने की कोशिश करते हैं कि हम उन चीज़ों को बदल देते हैं। ठीक है, अब हमारे आसपास कौन से लोग हुए, हमारे मित्र हुए, हमारा परिवार, सबसे करीब तो हमारा परिवार होता है, फिर उसके बाद हमारे मित्र आते हैं, आस पड़ोस वाले आते हैं। अगर ये सब हमें किसी वजह से पुराने विचारों का समझ रहे हैं या समझ रहे हैं कि ये आजकल की सोच के हिसाब से नहीं चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम अगर आज के समय नहीं तो हम उन सारी चीज़ों को बदल देंगे। लेकिन यशोधर बाबू जिनके सिद्धांतों को मानते थे वो उनके जीवन में बहुत महत्व रखते थे, इसलिए उनके सिद्धांतों को उन्होंने कभी बदला नहीं। तो इससे हमें पता चलता है कि किशनदा का प्रभाव यशोधर बाबू के ऊपर बहुत ज़्यादा गहरा पड़ा और इसीलिए उन्होंने उनके जीवन में, जो यशोधर बाबू ने अपने जीवन में किशनदा की जो भी सिद्धांत अपनाए, प्रेजेंट में कोई कुछ भी कहता रहे, उन्हें किसी चीज़ से मायने नहीं है, उन्होंने उसे उसी हिसाब से अपनाया। प्रश्न संख्या 16 है, सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर यशोधर बाबू के मानसिक द्वंद्व की व्यंजन किन्हीं दो घटनाओं का उल्लेख कीजिए। अब देखिए क्या है, जो सामाजिक द्वंद्व चल, इस समय मानसिक जो द्वंद्व चल रहा था उनके जीवन में, आप देखोगे, अब इसको मानसिक द्वंद्व ऐसे समझो कि उनके सिद्धांत अलग हैं, उनके परिवार के सिद्धांत अलग हैं। अब इस दो जो मानसिक द्वंद्व पे आधारित कोई भी दो घटनाएं आपको बतानी है जो इस पाठ में घटित हुई हूँ। तो देखिए क्या है, सिल्वर वेंडिंग के केंद्रीय पात्र यशोधर पंत रहते तो वर्तमान में हैं, परंतु वो अपने अतीत से बाहर निकल नहीं पाते। जो उनका पास्ट रहा वो उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं। वे कहते हैं कि उनकी तो परंपरा ही ऐसी है। वह पत्नी से कहते हैं, जिस तरह तुमने बुढ़िया काल में यह बगैर बाह का ब्लाउज पहनना, यह रसोई के बाहर दाल भात खा लेना, यह ऊंची हील वाली सैंडल पहनना और ऐसे ही 50 काम अपनी बेटी की सलाह पर शुरू कर दिए हैं, मुझे तो वे समहाउ इम्प्रॉपर ही मालूम होते हैं। तो ये परिवर्तन के साथ जो उनकी बीवी ने अपनाए वो उन्हें अच्छे नहीं लगते, ये बात वो अपनी बीवी से बोलते हैं। एनीवे, मैं तुम्हें ऐसा करने से रोक नहीं रहा हूं, देयरफॉर तुम लोगों को भी मेरे जीने के ढंग पर कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। यानी कि तुमने अपने जीवन में बहुत बदलाव किए, मैं नहीं कहता कि तुम ऐसा मत करो, तुम्हारा मन है तुम करो, लेकिन मैं जैसे जी रहा हूँ मेरे जीने में भी कोई आपत्ति नहीं करो, उसमें भी तुम मुझे कोई इंटरफेरेंस नहीं, मतलब मैं तुम्हारे में नहीं कर रहा हूँ तो तुम मेरे में मत करो, ऐतराज नहीं करो कि तुम ऐसा सोचते हो, ऐसा करते हो। इसलिए चंद्रदत्त तिवारी द्वारा बेटे की प्रशंसा सुनने पर प्रफुल्लित हुए यशोधर बाबू की मानसिकता को प्रकट करते हुए लेखक लिखता है, पहली घटना तो हमने बता दी उनके बीवी के, तो ये मानसिक द्वंद्व था जो हमने प्रकट किया। अब दूसरी घटना देखिए यहाँ पर क्या बताया कि चंद्रधर तिवारी जो हैं वो भूषण की तारीफ करते हैं। तो उसमें क्या कहते हैं, यशोधर बाबू ने बेटों की खरीदी हुई हर नई चीज़ के संदर्भ में यही टिप्पणी की कि ये क्या हुआ, समहाउ मेरी तो समझ में आता नहीं, उनकी क्या ज़रूरत थी, तथापि उन्हें कहीं इस बात से थोड़ी खुशी भी होती है कि इस चीज़ के आ जाने से उन्हें नए दौर के निश्चय ही गलत मानकों के अनुसार बड़ा आदमी मान लिया जा रहा है। तो अब क्या हुआ कि चंद्रदत्त तिवारी जी ने उनके बेटे की बड़ी तारीफ करी, तो लेखक ने इसके बारे में क्या लिखा है, मतलब यशोधर जी ने नहीं कहा, लेखक ने जो है ना इस बारे में बताने की कोशिश करी कि कहीं ना कहीं नई विचारधाराओं को देखते हुए उनके बेटे ने घर में कई आधुनिक चीज़ें लाई जिससे सुविधा हुई। तो वो चीज़ बोले कि हाँ चलो ये आधुनिक थी, हम अपना नहीं पाए, लेकिन इससे लोग हमारी तारीफ कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे दिया, नए जाने उन्हें नए दौर का निश्चय गलत मानकों के अनुसार बड़ा आदमी मान लिया जा रहा है।
कि मतलब नए दौर ने ये चीज़ किया है कि आजकल के लोगों में बड़ा आदमी किसको माना जाता है, जिसके यहाँ कार, एसी, टीवी, बढ़िया प्लाज्मा, बढ़िया एलसीडी टीवी है आपके यहाँ, आपका क्या कहते हैं बड़ा सा घर है, आपके घर में सारा सामान है, फ्रिज है, एसी है, कार है, तो ऐसा व्यक्ति ही बड़ा माना जाता है आधुनिक समय में। तो उनका बेटा जो ये सारी नई चीज़ों को लेकर आया है, उससे कहीं ना कहीं आजकल के नए दौर के लोग जो हैं उन्हें भी एक बड़ा आदमी मानने लगे हैं। तो ये दूसरा द्वंद्व आया कि वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन आधुनिक चीज़ों के कारण उनको भी नया आदमी बड़ा आदमी माना जा रहा है, इसका भी उन्हें खुशी है। वे चाहते हैं कि उनके बच्चे उनके व्यवहार और रहन सहन का अनुकरण करें, परंतु उनकी संतानें उन्हें रूढ़िवादी समझती है। वे घर में ये आधुनिक सुविधाओं की वस्तुएं देखकर गर्व महसूस करते हैं, परंतु फिर भी उन्हें यह सब समहाउ इम्प्रॉपर लगता है। इन्हीं विपरीत परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित करने के प्रयास के कारण यशोधर बाबू के मन में अंतर्द्वंद चलता रहता है। मतलब उन्हें उनके बेटे जो ये चीजें कर रहे हैं वो कहीं अच्छा नहीं लगता उनको, लेकिन इन चीजों के कारण समाज में उनका एक स्टेटस बन रहा है, उनकी एक इज्जत बन रही है, वो भी उन्हें अच्छा लगता है। तो अपना भी नहीं पा रहे हैं, ठुकरा भी नहीं पा रहे हैं, तो एक अंतर्द्वंद जो उनके अंदर चल रहा है ये इन दो घटनाओं से निकलकर सामने आता है। प्रश्न संख्या 17 है, वाईडी पंथ का आदर्श कौन था, उसके व्यक्तित्व की 3 विशेषताएं लिखिए। वाईडी पंथ, यशोधर पंथ, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यशोधर बाबू के जीवन का आदर्श कौन था, किशनदा। तो उनके जीवन की हमें यहाँ कुछ विशेषताएं भी लिखनी है। तो देखिए क्या है, वाईडी पंथ अर्थात यशोधर बाबू के आदर्श किशनदा थे। किशनदा इस कहानी के हर संदर्भ में हस्तक्षेप करते हुए भी सबसे दूर है, यानी कि वो अगर हम कहानी देखें तो वो फिजिकली कहीं भी प्रेजेंट नहीं है, लेकिन मेंटली वो हर जगह प्रेजेंट है यशोधर बाबू के जरिए में। उनकी मृत्यु हो चुकी है, किंतु वे अपने मानस पुत्र यशोधर बाबू के रूप में मानो जीवित हैं। यानी कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उनका जो मानस पुत्र है वो बिल्कुल उसी की छवि में सामने दिखाई पड़ते हैं। उनके व्यक्तित्व की उल्लेखनीय विशेषताएं निम्नलिखित है। अब उनके का मतलब किशनदा के जीवन की विशेषताएं पूछी गई हैं। किशनदा सरल हृदय वाले रखने वाले एवं सहयोगी व्यक्ति थे, मतलब उनका हृदय एकदम साफ था और लोगों को हेल्प करने वाला नेचर था। वे मूल रूप से पहाड़ी क्षेत्र से संबंधित थे, यानी पहाड़ों के रहने वाले थे, जो दिल्ली में नौकरी करते हैं। पहाड़ी क्षेत्र से आने वाले अनेक युवक अपने काम से दिल्ली आने पर उन्हीं के घर शरण लेते। अब चूंकि वो पहाड़ी क्षेत्र के थे तो वहां से आने वाला हर व्यक्ति जो है इन्हें अपना गॉडफादर मानता और हमेशा किशनदा जो है उस व्यक्ति की मदद भी किया करते थे। वे यशोधर बाबू को स्नेह से भाऊ कहकर पुकारते। वे अविवाहित हैं तथा उन्होंने अपने घर को मेस जैसा बना दिया है, जहां कोई भी व्यक्ति आकर आपसी सहयोग से खा पका सकता है। तो मतलब वो अनमैरिड है, उनका घर पूरी तरीके से खुला है, जो कोई भी आए रहे खाए पिए, उन्होंने पूरा एक मेस बना रखा है अपने घर को। दूसरा है, वे परोपकारी प्रवृत्ति के व्यक्ति है। परोपकार यानी कि हमेशा दूसरों की हेल्प करना, तथा सिद्धांतवादी भी हैं, यानी कि उनकी जो अपने सिद्धांत हैं वो उनको हर तरीके से मानते हैं। किशनदा ने ही मैट्रिक पास यशोधर पंत को न केवल सरकारी नौकरी दिलाने में मदद की है, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर अपनी जेब से पैसे भी उधार दिए हैं। उन्होंने अपने जीवन में कुछ सिद्धांतों को अपनाया हुआ है जिसका वे दृढ़ता से पालन करते हैं। तो कुछ सिद्धांत उन्होंने अपने जीवन में अपना रखे हैं जिसको वो किसी भी हाल में बदलना नहीं चाहते, उसको एज इट इज वैसे ही पालन करते हैं। तीसरा है, किशनदा अनुभवी व्यक्ति हैं और अपने अनुभवों का लाभ अपने प्रियजनों को देते हैं। अब चूंकि इतने टाइम से वो शहर में रह रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो यहाँ की चीज़ों से अच्छी तरह वाकिफ हैं, इसलिए जो कोई भी नए लोग आते उनको अपना अनुभव वो पूरी तरीके से बताते थे। यशोधर बाबू के व्यक्तित्व निर्माण में किशनदा का अपूर्व योगदान रहा। तो कैसा शहर में आकर रहना है, कैसे जॉब करनी है, क्या करना है, सभी कुछ यशोधर बाबू को बनाने में किशनदा का बहुत महत्वपूर्ण हाथ रहा है। वे अब उन्हें ऑफिस के कार्यों के साथ साथ जीवन के विभिन्न प्रसंगों पर भी दिशा निर्देश देते थे। जहां वो ऑफिस के काम के बारे में बताते थे, वहीं वो ये भी बताते थे कि जीवन में क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे होती है।
प्रश्न संख्या 18 है, यशोधर बाबू को ऐसा क्यों लगता है कि उनका बड़ा बेटा भूषण अपने पैसों के बारे में घर में कुछ ज्यादा ही चर्चा करता है। अब उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि भाई घर में अगर खर्चा हो रहा है तो वो हर बात में बोलता है कि मैं कर देता हूँ। भाई अभी तक पिताजी संभालते आए तो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें भी लेनी चाहिए। इस जरिए से वो कह देता है कि भाई मैं कर देता हूँ, मैं खर्चा कर देता हूँ। ये सारी चीज़ें, फिर उनकी सिल्वर वेडिंग पे नया गाउन ला के देना और बोलना कि आप जो है दूध लेने इसी गाउन में जाइएगा। तो जैसे ऐसे कई ऐसे प्रसंग हैं जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लगता था। यशोधर बाबू के बड़े बेटे भूषण को का वेतन 1500 रुपए प्रति माह है। वह अन्य युवकों की तरह जल्दी से जल्दी अमीर बनना चाहता है। वह घर में किसी ना किसी काम के बहाने अपने पैसों की बात बोल ही देता था। अब भाई पैसा है उसके पास तो वो किसी ना किसी तरीके से हेल्प करना चाहता है घर में, तो उसकी बात वो निकल ही आती थी, ठीक है अच्छा मैं पैसे दे देता हूँ या मैं कर देता हूँ, जैसी ऐसी बातें। जैसे नया गाउन मैं लाया हूँ या घर में नौकर रख लो, मैं उसका वेतन दे दूंगा इत्यादि। पंत जी चाहते हैं कि उनका बेटा अपना वेतन उन्हें ला कर दे या उनके साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा ले, परंतु बेटा ऐसा नहीं करता है। वह अपने ढंग से अपना वेतन घर पर खर्च कर रहा है। तो यशोधर बाबू का मानना क्या था कि भाई बेटा इतना पैसा कमा रहा है तो पैसा वेतन मुझे ला कर दे, कैसा खर्च करना है जैसे मैं अभी तक करता आया हूँ वैसे खर्च करूंगा, या मेरे साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा ले तो वेतन उसमें डालता जाए, तो जैसा जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे खर्च होता जाएगा। लेकिन बेटा की सोच क्या है कि भाई मैं कमाता हूँ तो मैं अपने तरीके से खर्च करूंगा। तो ये एक सोच है, बेटा अभी कमाना शुरू किया है, नई जनरेशन है, अपने तरीके से खर्च करना है। बाप को लगता है कि भाई पैसे वेस्ट ना जाएं तो वो मेरे साथ शेयर करके खर्च करे तो सही तरीके से खर्च हो पाएगा। वह घर में सोफा, डनलप वाला डबल बेड, सिंगार मेज, टीवी, फ्रिज आदि ला रहा है, लेकिन समय समय पर सभी चीज़ों पर अपना एकाधिकार भी जता देता है। जहाँ ये सारी चीज़ें ला रहा है वो जमाता भी अधिकार है कि भाई ये मेरे पैसों का लाया हुआ है। इसीलिए यशोधर बाबू को लगता है कि उनका बड़ा बेटा भूषण अपने पैसों के बारे में कुछ ज़्यादा ही चर्चा करता है और यह उन्हें अच्छा नहीं लगता। देखिए यहाँ पर उसके बेटे की सोच थोड़ी सी गलत हो जाती है। आप घर में सामान ला रहे हो, अच्छी बात है कि आप कमा रहे हो, आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, सही हो रहा है, लेकिन उसमें ये रौब दिखा देना कि भाई ये मैं लाया हूँ, मैं इस्तेमाल करूँगा, जैसी ये सारी चीज़ें सोच जो रखना ना, ये गलत हो जाता है। जब हम परिवार में रहते हैं तो कोई भी काम करते हैं तो खाली अपने लिए नहीं करते, सबके लिए करते हैं, है ना। तो ये चीज़ थोड़ा सा सोच समझ के हमें करना चाहिए। प्रश्न संख्या 19 है, क्या आप ऐसा मानते हैं कि यशोधर पंत की आंखों में नमी आने का कारण उनके बड़े बेटे भूषण का व्यवहार है? अब क्या हुआ, सिल्वर वेडिंग जिस दिन उनकी 25वीं सालगिरह थी, शादी की सालगिरह थी, तो घर में छोटी सी पार्टी रखी गई। तो उनका बड़ा बेटा एक गाउन लेकर आया, ऊनी गाउन लेकर आया ठंड के टाइम। तो सुबह सुबह जब वो दूध लेने जाते तो उन्होंने बोला कि आप सुबह ये गाउन पहन कर जाइएगा। तो ये सुनकर उनकी आंखों में नमी आ गई, ठीक है, मतलब नमी आने का मतलब हल्की आंसू आ गए, क्योंकि वो ये चाह रहे थे कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका बेटा ले ले, लेकिन उसने तो उल्टा गाउन ला कर दे दिया कि आप जो है ये पहन कर जाइएगा। तो देखिए क्या है, यशोधर बाबू ये चाहते थे कि अब उनके बच्चे घर गृहस्थी की जिम्मेदारी ले ले, परंतु ऐसा होता नहीं है। उनके बड़े बेटे भूषण ने उन्हें उनकी शादी की 25वीं सालगिरह पर ड्रेसिंग गाउन, ऊनी गाउन को भेंट की, पर साथ ही साथ यह भी कहा कि सुबह दूध लेने जब जाएं तो इसे अवश्य पहन कर जाएं। कि जैसे अब यशोधर बाबू चाह रहे हैं कि घर की जिम्मेदारी ले, यहाँ पर बच्चों ने क्या किया, वो जिम्मेदारी अपने पिताजी को ही दी, लेकिन दूसरी तरीके से कि भाई अब आप जब जाइएगा तो ये ऊनी गाउन पहन कर जाइएगा। लेकिन वो क्या चाह रहे थे कि ये दूध लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके बेटे ले लें। भूषण ने यह भी कहा कि दूध मैं ही ले आऊँगा, तो ने यह नहीं कहा कि मैं ले आऊँ, क्योंकि ये चाहते थे यशोधर बाबू कि बच्चे कहें आप ठंड में बाहर नहीं जाना। इसी कारण यशोधर बाबू की आंखों में नमी आ गई। इसके साथ ही उन्हें यह लग रहा था कि उनके अंगों में किशन दाग उतर आए हैं। उनकी मौत जो हुआ होगा जैसी सोच से जुड़ी हुई है। संभवतः वे यह सोच रहे होंगे कि उनका अंतिम समय भी किशन दाग जैसा हो सकता है, कि जैसे किशन दाग को क्या हुआ किसी को पता नहीं चला।
गांव चले गए, कुछ दिन बाद वहां मृत्यु हो गई। कैसे मृत्यु हुई, क्या हुआ, किसी को नहीं पता। तो एक तरफ नमी के कारण ये हो सकती है कि बच्चे जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, उल्टा उन्हीं पे जिम्मेदारी डाल रहे हैं, और दूसरी तरफ ये लग रहा होगा कि शायद किशन दा के साथ जैसा हुआ कि उनकी मौत का कारण किसी को नहीं पता कि कैसा हुआ, क्योंकि भाई उनके तो परिवार में कोई था नहीं, उन्होंने शादी नहीं करी। इन्होंने तो शादी करी, इनके बच्चे भी हैं, वो उनको ऐसा लगा कि शायद मेरा भी अंत किशन दा की तरह ही होगा, कि मुझे क्या होगा ये कोई जान ही नहीं पाएगा। प्रश्न संख्या 20 है, घर में पार्टी के दिन यशोधर बाबू द्वारा अपनी पूजा का समय बढ़ाना उनके किस द्वंद्व को दर्शाता है। अब भाई घर में पार्टी है, सब लोग आए हुए हैं, फ्रेंड्स आए हुए हैं, बच्चों के सब कुछ है, लेकिन वो अपना देर से ही आते हैं जिस तरीके से, क्योंकि उनको खबर नहीं थी कि घर में इस तरह की कोई पार्टी है। चलो वो आए तो अपना वही शाम का रूटीन, उन्होंने पूजा करना शुरू किया। पूजा करने में उनका नॉर्मल जितना हर दिन जितना समय लगता था, उस दिन उन्होंने ये ज़्यादा समय लगाया। कारण ये था कि वो चाहते थे कि घर में जितने भी गेस्ट आए हुए हैं वो सभी चले जाएं, वो उनसे मिलना, बात करना या घुलना मिलना नहीं चाहते थे। यशोधर बाबू अपनी शाम की पूजा का समय 15 मिनट से बढ़ाकर 25 मिनट तक ले जाते हैं, क्योंकि वे चाहते हैं कि उनकी पूजा के दौरान ही पार्टी में आए लोग खा पीकर चले जाएं। यशोधर बाबू आधुनिकता के मानदंडों को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। उन्हें आज की जीवन शैली में जीना सम हाउ इम्प्रॉपर लगता है, जैसे बेटों द्वारा गैस चूल्हा जुटाना, फ्रिज का घर में आना, सोफा, डबल बेड तथा श्रृंगार मेज आदि सभी दिखावा करने के प्रतीक लगते हैं। अपनी शादी की 25वीं वर्षगांठ मनाना भी उन्हें गलत लगता है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि उन्होंने सिर्फ पूजा का समय इसलिए बढ़ाया क्योंकि वो चाहते थे कि जितने भी गेस्ट आए हैं वो चले जाएं। अब यहाँ पर उन्हें जो ये आधुनिकता हो रही है, आधुनिकता अब इसमें सीधे से घर में पार्टी, अब आज से पहले जाइए, पहले तो पार्टियाँ नहीं हुआ करती थी ना, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी, ये सारी चीज़ें पार्टी पहले हुआ करती थी, पहले नहीं हुआ करती थी। ये धीरे धीरे जब आधुनिकता आई, हमने पाश्चात्य सभ्यता को अपनाया, तो ये सारी चीज़ें होती चली गई। तो ये आधुनिकता अपनाना यशोधर बाबू को अच्छा नहीं लग रहा था। घर में चाहे आधुनिक उपकरणों का आना हो, चाहे ये 25वीं सालगिरह मनाना हो, ये सब चीज़ें उन्हें पसंद नहीं थी और इसलिए उसमें शामिल नहीं होना चाहते थे। और यही उन्होंने करने के लिए क्या किया, पूजा के समय को बढ़ा दिया था। पश्चिमी सभ्यता के अनुसार केक काटना, मेहमानों से औपचारिकता निभाना यशोधर बाबू को उनके सिद्धांतों के विरुद्ध लगता था। जो उनके सिद्धांत थे, आधुनिकता अपनाना उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। अपने इन्हीं दृष्टिकोणों के फलस्वरूप वे नए व पुराने सिद्धांतों के द्वंद्व में फंसे हुए हैं। मतलब जी तो नए रहे हैं लेकिन सिद्धांत उनके पुराने हैं, तो इसमें उनका द्वंद्व चलता ही रहता है। वे अपने मन में बसी हुई किशन दा वाली छवि से ये अपेक्षा रखते हैं कि उनके सिद्धांत आज भी उनका मार्गदर्शन कर सकें और ये बता सकें कि उनके बीवी बच्चे जो कुछ भी कर रहे हैं उनके विषय में क्या रवैया अपनाना चाहिए। वो एक तो अपना नहीं पा रहे, किशन दा के सिद्धांतों को उन्होंने अपना के रखा है और नई चीज़ों को वो अपना नहीं चाह रहे, और वो अपने बीवी बच्चों के जो मतलब जो उनके बीवी है और बच्चे हैं उनसे भी ये चाहते हैं कि वो इस आधुनिक उपकरण को ना, आधुनिक प्रक्रिया को ना अपनाएं। तो ये सारी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं क्योंकि वो खुद अपना नहीं पा रहे हैं और दूसरों से कह नहीं पा रहे हैं, परंतु उन्हें इसका कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता है। उन्हें पार्टी अपने सिद्धांतों के विपरीत लिखती है, इसलिए यशोधर बाबू अपनी पूजा का समय बढ़ा देते हैं। तो ये उनकी विचार जो सोच है, उनके सिद्धांत हैं, वो आधुनिक चीज़ों को मानते हैं, इसलिए इसको अपना नहीं पा रहे, इसीलिए जो है वो उस पार्टी में शामिल नहीं होना चाहते। और शामिल ना होने के लिए वो सबसे बेटर तरीका मानते हैं कि जो 15 मिनट की पूजा है उसे 25 मिनट तक करते हैं, ताकि किसी भी तरीके से जितने लोग हैं वो चले जाएं। प्रश्न संख्या 21 है, यशोधर बाबू की सहायता किशन दा ने किस किस प्रकार से की थी। अब कैसे कैसे उनकी सहायता की थी भाई, जब वो आए शहर तो उनके लिए रहने के लिए जगह नहीं थी, अपने घर में जगह दी, अपने मेस का हेड बना दिया, बावर्ची बना कर रखा क्योंकि उनकी उम्र कम थी, फिर उनको नौकरी दिलाया, नौकरी में मार्गदर्शन किया, तो सभी कुछ उन्होंने किया। तो जो जो किया वो आप यहाँ पर लिखेंगे। यशोधर बाबू जब दिल्ली आए तब उनकी आयु सरकारी नौकरी के अनुरूप नहीं थी। इस कठिन परिस्थिति में उनके पास यहाँ रहने का कोई भी ठिकाना नहीं था।
तब किशनदा ने यशोधर बाबू को अपने यहाँ रहने के लिए जगह दी और गांव से उनके घर पर ठहरने वाले लड़कों के लिए खाना बनाने के लिए एक रसोइये के रूप में रख लिया। किस रूप में रखा कि जो लोग आते हैं उनके लिए खाना बनाने के तौर पे, भाई आप यहाँ आए हो तो ऐसे तो नहीं आप रह सकोगे, आपको कुछ करना पड़ेगा, तो उसको एक रसोइये के तौर पे वहाँ रखा। किशनदा ने यशोधर को मेस का रसोइया बना दिया। उन्होंने यशोधर बाबू को 50 रुपए भी दिए जिससे वे नए कपड़े सिलवा सके और कुछ पैसे गांव भी बेच सके। यशोधर बाबू जब गांव से आए थे तब उनको उनकी देरी से उठने की आदत थी, यानी कि वो सुबह देर से सोकर उठते थे। किशनदा ने उनकी इस आदत को सुधारते हुए जीवन में जल्दी उठने का महत्व बताया, यानी कि आप जब जल्दी उठते हो तो आपको कितना ये कामगर होता है, क्योंकि हमारे पास दिन लंबा हो जाता है, काम करने के लिए बहुत अच्छा समय रहता है। इसके पश्चात उनकी यह आदत जीवन पर्यंत बनी रही। किशनदा ने उनकी शिक्षा में भी मदद करी और नौकरी भी उन्होंने ही दिलवाई। किशनदा ने जीवन के हर सुख दुख में यशोधर बाबू का मार्गदर्शन किया था। वे यशोधर बाबू को भाऊ यानी बच्चा कहते थे। क्या कहते थे? भाऊ यानी कि बच्चा, छोटा, जैसे अपने एक बच्चे की तरह मानते थे, इसलिए उसको इस तरीके से बोलते थे। शादी के बाद भी किशनदा यशोधर बाबू का बहुत ध्यान रखते थे। इस प्रकार किशनदा ने यशोधर पंत जी की बहुत सहायता करी। तो जहाँ यहाँ पर आकर रहना, एस्टेब्लिश होना और जीवन के जीने के तरीके, ऑफिस में काम करने के तरीके, सभी कुछ जो है वो किशनदा ने यशोधर बाबू को सिखाए और बहुत ज़्यादा मदद करी थी उनको इस शहर में सरवाइव करने में। प्रश्न संख्या 22 है, सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर पीढ़ियों के अंतराल के कारण पर प्रकाश डालिए। क्या इस अंतराल को कुछ पाटा जा सकता है? कैसे? स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो डिफरेंसेस होती हैं दो जनरेशन के बीच में वो क्या है आपको बताना है, और क्या इस डिफरेंसेस जो ये इतनी दूरियां हैं इनको भरा जा सकता है ये बताना है। अथवा सिल्वर वेडिंग की मुख्य समस्या क्या है? तो मुख्य समस्या जैसे मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में ही बताई थी वो था पीढ़ियों का अंतराल, ये इसकी मुख्य समस्या थी। प्रस्तुत कहानी में पीढ़ियों के अंतराल की समस्या को समाज के सामने रखा गया है। अंतराल का कारण यह है कि पुरानी पीढ़ी नए बदलाव को समझना ही नहीं चाहती, स्वीकार करना तो दूर की बात है। मतलब पुरानी पीढ़ी नई जो चीजें हैं उनको स्वीकार नहीं करना चाहती और अपनाने की तो बात ही दूर है। पंत जी भी इस बात को मानते हैं कि उनके बच्चे दुनियादारी उनसे अच्छी तरह समझते हैं, कि मतलब जो चीजें प्रैक्टिकली हैं वो अच्छी तरह समझते हैं, फिर भी वे पुराने विचारों में रहना अधिक पसंद करते हैं। वो समझ रहे हैं कि उनके बच्चे आजकल के जीवन शैली को अच्छे से समझते हैं, लेकिन तब भी उसे अपनाना नहीं चाह रहे और अपनी पुरानी जीवन शैली और अपने पुराने विचारों में ही वो रहना चाहते हैं। रहन सहन, पहनावा, आपसी रिश्तेदारी सभी यशोधर जी को अपने पुराने विचारों का सोच का कारण समहाउ इम्प्रॉपर लगती हैं। तो आजकल की जो भी चीज़ें हैं वो उन्हें कहीं ना कहीं किसी न किसी वे में गलत लगती हैं, यानी कि इम्प्रॉपर लगती हैं। इस पूरी कहानी में नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के अंतराल को दर्शाया गया है। इस अंतर को कम करने का एक ही तरीका है, बदलाव। अगर ये अंतर कम करना चाहते हैं तो मुख्य समस्या तो हमें समझ में आ गई। अब पूछा गया इसको हम कैसे कम कर सकते हैं। इसको कम करने का सिर्फ एक तरीका है, वो है बदलाव। पुरानी पीढ़ी के लोगों को समझना चाहिए कि नई पीढ़ी बदलाव चाहती है, वह संसार में अपने नियमों के साथ जीना चाहती है और नई पीढ़ी को भी पुराने विचारों को उसी सीमा तक बदलना चाहिए जिससे पुरानी पीढ़ी दुखी ना हो और नई पीढ़ी भी पतन की ओर ना जाए। तो मतलब दोनों ही लोगों को समझना है। जहां पुराने लोग ये समझे कि जो ये बदलाव हो रहा है वो कहीं ना कहीं फायदे के लिए है, समय के अनुरूप वो जरूरी है, वहीं नए लोगों को ये समझना होगा कि पुराने सिद्धांत हर जगह गलत नहीं है। जहां हमें फायदा दे सकते हैं उन्हें हम अपनाएं, लेकिन बदलाव भी हमें उस हद तक करना चाहिए जो आगे जाकर हमें नुकसान दे ना साबित हो। समय के साथ तालमेल बिठाकर ही हम अपने आप को तथा दूसरों को प्रसन्न रख सकते हैं। तो कहते हैं ना एडजस्टमेंट करना, ये बदलाव करना मतलब क्या है, हमको एडजस्टमेंट करना होगा। ये एडजस्टमेंट ही हमें क्या कर सकता है, वो दोनों पीढ़ियों के बीच के अंतराल को कम कर सकता है या पाट सकता है। प्रश्न संख्या 23 है, सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर उन जीवन मूल्यों का उल्लेख कीजिए जो आज बदल रहे हैं। क्या आप इन बदलाव को ठीक समझते हैं? सकारण उत्तर दीजिए।
अब जीवन मूल्य आपको बताने हैं जो आज के समय में बदल रहे हैं, और क्या ये बदलना सही है, आपको इसमें जो है तर्क सहित उत्तर देना है। वर्तमान युग में अनेक जीवन मूल्यों में परिवर्तन आ चुका है तथा अनेक जीवन मूल्य परिवर्तन की प्रक्रिया में हैं। कुछ बदल चुके हैं और कुछ ऐसे हैं जो बदल रहे हैं। आजकल लोग रिश्तों का महत्व भूलते जा रहे हैं। जो हमारे रिलेशन से उनको ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। ये रिश्तों की अपेक्षा धन को अधिक महत्व देने लगे हैं। पैसा ज़्यादा ज़रूरी हो गया है रिश्तों से कहीं ज़्यादा। उनके भीतर में सामूहिकता के गुण धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। सामूहिकता का गुण यानी कि जैसे पहले आप देखेंगे संयुक्त परिवार हुआ करता था, आज आपको संयुक्त परिवार बहुत कम देखने को मिलेगा। सब जो है क्या हो गए हैं, वो एक आपके न्यूक्लियर फैमिलीज जो हैं वो बनकर रह गई हैं। वे एकल जीवन जीने को महत्व देने लगे हैं। जहां कहानी में किशनदाह का घर गांव के लोगों का आश्रय स्थल हुआ करता था और उन्हीं की परंपरा का निर्वहन करते हुए यशोधर बाबू भी रामलीला की तैयारी के लिए अपना कमरा दिया करते थे, लेकिन उनके बच्चों ने इस गुण का अभाव दिखाई देता है। तो यहाँ पर किशनदाह के सिद्धांत को अपनाते हुए यशोधर जी ने भी अपने रूम का एक फ्लैट रामलीला की तैयारी के लिए दिया, लेकिन बच्चों में ये सारी चीज़ों का अभाव है। सामूहिकता यानी समाज में अगर कोई काम हो रहा है, कोई चीज़ हो रही है, तो हम मिलजुल कर करें, इस चीज़ का अभाव अब देखने को मिलता है। इसी के साथ अधिकांश युवक तथा युवतियां अपने माता पिता का अपेक्षित सम्मान भी नहीं करती हैं। यानी कि माता पिता को जो सम्मान देना चाहिए वो सम्मान भी अब उनमें नहीं देखने को मिलता है। ईमानदारी की परिभाषा भी बदल चुकी है। धनी लोगों का सम्मान होता है, ईमानदार गरीब लोगों को मूर्ख समझता है। तो अब जिसके पास धन है वो ईमानदार है और जो गरीब है वो बेईमान है, ऐसा यानी कि बेवकूफ़ है। इस तरीके से लोग समझते हैं। आजकल देखिए ना, आप अगर कहीं निकल जाओ रास्ते में तो कोई बहुत ही अच्छी बढ़िया गाड़ी से निकल रहा है तो आपको उसको देखने का नज़रिया बदल जाएगा। वहीं अगर एक आदमी साइकिल से चल रहा है तो उसको देखने का नज़रिया आपका बदल जाता है। तो ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू बदलता है। फिर क्या, आजकल पहनावे में भी बहुत अंतर आ चुका है। पहले वृद्धा स्त्रियां सादगी से रहती थी, परंतु आजकल वे भी युवतियों की तरह श्रृंगार करने लगी हैं। युवा पीढ़ी पहले की तुलना में धार्मिक कर्मकांडों में कम रुचि लेती है तथा साथ ही वह अधिक भौतिकवादी होती चली जा रही है। अब देखिए, वृद्ध स्त्रियों को देखिए, अगर आप पहले जाइए अपनी दादी नानी को देखिए ना, घर में कितना सादगी के साथ रहना, लोगों को सारी चीज़ें बताना, ये सब करते थे। लेकिन आजकल क्या है, एकदम वो सोशल हो चुकी हैं, किटी पार्टीज है, बनना सवरना है, वेस्टर्न आउटफिट्स हैं, सभी कुछ पहनती हैं। उसके अलावा आप युवा पीढ़ी को ले लीजिए, युवा पीढ़ी में क्या बदलाव आया। युवा पीढ़ी अब जो है धार्मिक विचारों पे ज़्यादा नहीं चलती है। अब उसको क्या है, आधुनिकता है, क्लब में जाना है, नाइट क्लब्स में जाना है, पार्टी करना है, ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। और ये जो धार्मिक आपके पूजा पाठ वगैरह होते हैं, इसमें उनको दक्यानुसी चीज़ें लगती हैं। तो ये सारी चीज़ें बदलाव आ रहे हैं। आज का जीवन इतना भागदौड़ भरा है जिसमें आपसी संबंधों का विघटन हो रहा है। जाहिर सी बात है, विघटन कैसे हो रहा है, जब हम इतना ज़्यादा समय काम करते हैं। जैसे हमारी नीड्स बढ़ी, आवश्यकताएं बढ़ाई, तो हमारे वर्किंग आवर्स बढ़ गए हैं, हमारा जो काम का तरीका है उनमें हम ज़्यादा बिजी हो गए हैं, जिसकी वजह से हम रिश्तों को ध्यान नहीं दे पाते। चाहे वो हमारे माता पिता हों, चाहे हमारे बच्चे हों, हम ज़्यादा समय दे ही नहीं पाते हैं। किसी के पास इतना समय नहीं है कि किसी के सुख दुख में सम्मिलित हो सके। जब हम अपने परिवार में ही लोगों को ध्यान नहीं दे पाते तो रिश्तेदारों की तरफ हम क्या ध्यान दे पाएंगे। तो उनके भी हमें नहीं पता कि भाई उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, उनको क्या ज़रूरत है, उनको क्या तकलीफ़ है। अब इसी में आप थोड़ा सा पीछे आओ, अपने पेरेंट्स को ले लो या अपने ग्रैंड पेरेंट्स को ले लो, वो अपने परिवार रिश्तेदारों के नाम, उनके बच्चों के नाम, उनके पड़ोसियों के नाम सब कुछ जानते हैं। और हम लोगों से अभी उन्हीं के नाम पूछ लो, उन लोगों को नहीं पता होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग इतना उनमें इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं, है ना वो चीज़। वस्तुतः जीवन मूल्यों में आए सभी परिवर्तनों को सही नहीं ठहराया जा सकता। पाश्चात्य जीवन मूल्यों के इस बदलाव को एक सीमा तक ही ठीक कहा जा सकता है। तो जो ये जीवन मूल्यों में जो बदलाव आ रहा है, अगर हम ये बोलें कि सभी अच्छे हैं, नहीं, कुछ अच्छे हैं तो कुछ गलत भी हैं। तो हमें सोच समझ के चीज़ों को अपनाना है। क्या आज के लिए नहीं, क्या हमारे भविष्य के लिए भी सही है, हमें ये सभी चीज़ें सोच समझकर ही करनी चाहिए। प्रश्न संख्या 24 है, यशोधर बाबू एक मिलनसार व्यक्ति हैं, पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। अब आप वो बहुत ही क्या कहते हैं ना,
एक होता है सोशल व्यक्ति होता है जो सभी से घुलना मिलना बातचीत करना अच्छा लगता है, ये आपको पाठ के आधार पर सिद्ध करना है। यशोधर बाबू का स्वभाव एक मिलनसार व्यक्ति का है। अपने इसी स्वभाव के कारण वे दिन भर काम में लगे रहने के उपरांत भी शाम को जाते समय हंसी मजाक किया करते थे। मतलब एक पूरा दिन तो एक बॉस बन के अपने दफ्तर में काम कर रहे हैं, लेकिन क्या करते थे वो शाम को जाते जाते अपने सभी ऑफिस के जितने भी मेंबर्स हैं सभी के साथ हंसी मजाक करना। उस समय वो अपने पद को भूल जाया करते थे। कारण क्या था? क्योंकि भाई वो ये काम करते समय तो बॉस हैं, लेकिन ऐसे एज अ फ्रेंड वो चीज़ जाहिर करना चाहते थे, इसलिए वो ऐसा किया करते थे। गांव में अकेले दिल्ली आने के पश्चात किशन दा के घर पर कई लोगों के मिलनसार रहने का गुण भी उनकी इसी विशेषता को रेखांकित करता है। जब गांव से वो दिल्ली आए तो किशन दा से उन्होंने बहुत के साथ रहे और वहाँ पर बहुत सारे और हर जगह से लोगों के आए हुए लोग रह रहे थे, तो उन सभी के साथ मिलजुल कर वो रहते थे। तो ये भी उनके मिलनसार गुण को ही दर्शाता है। अपने मिलनसार व्यक्तित्व के कारण ही वे खुशी या गम हर मौके पर रिश्तेदारों के यहाँ जाना ज़रूरी समझते थे। इसीलिए जब भाई उनके बहन के घर में प्रॉब्लम होती है तो उनको पैसा भेजना या उनसे बात करना वो ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं। तो रिश्ते मिलनसार व्यवहार था, इसीलिए वो क्या करते हैं, वो सभी के साथ हंसना मिलना जुलना और उनके दुख दर्द को बांटना भी उसी का एक पार्ट रहता था। वे चाहते हैं कि बच्चे भी परिवार की महत्ता को समझें। परिवार के देखिए आजकल के ज़माने में आप सही करो तो कोई हमारा अपना नहीं है, कोई भी हमारा अपना नहीं है, सिर्फ हमारे परिवार को छोड़कर। तो उसकी इम्पोर्टेंस को हमें समझना है। जब हमारे बुरे वक्त में वो खड़े हैं तो जाहिर सी बात है हमें उनके साथ उनका सपोर्ट बन के रहना चाहिए और इस परंपरा को बनाए रखें। तो जहाँ यशोधर बाबू परिवार के महत्व को जानते हैं, वो समझते हैं, इसीलिए वो चाहते हैं कि बच्चे भी इसको समझें और इस परंपरा को बना कर रखें। वे अपनी बुआ को भी कुछ पैसे आर्थिक सहायता के रूप में भेज देते हैं। इसके साथ ही वे कई सामाजिक आयोजनों में भी दिलचस्पी लेते हैं, जैसे घर में होली मनाना, सब कुमारियों को जनेऊ बदलने के लिए अपने घर आमंत्रित करना, रामलीला की तालीम के लिए क्वार्टर का एक कमरा दे देना आदि। इन सब बातों से ये पता चलता है कि यशोधर बाबू न केवल पारिवारिक मूल्यों में विश्वास रखते हैं बल्कि सामाजिक स्तर पर भी वे बेहद मिलनसार व्यक्ति हैं। तो इस तरीके से सामाजिक भी हमने देखा, त्योहारों में सामूहिक रूपता है, परिवार से मिलनसार हैं, वो अपने ऑफिस में लोगों के साथ है। तो इससे पूरी तरीके से पता चलता है कि उनका व्यक्तित्व एक मिलनसार व्यक्ति का है। प्रश्न संख्या 25 है, यशोधर जी धार्मिक गतिविधियों में रुचि रखते हैं, पाठ के आधार पर बताइए। धार्मिक रुचि कैसे, आप धार्मिक चीजों में कैसे वो रुचि रखते हैं, आपको पाठ के हिसाब से बताना है। यशोधर जी शाम को मंदिर जाते हैं, ऑफिस से निकलते उसके बाद बिरला मंदिर जाते थे ना, वहां प्रवचन सुनते हैं वो, और प्रवचन भी सुनते हैं। पूजा भी वे नियम से करते हैं। देखिए सुबह की पूजा करना, फिर शाम को घर पहुंचकर संध्या पूजा अर्चना करना, वो पूरा टाइम से 15-20 मिनट लेकर वो किया करते थे। और निश्चित सिद्धांतों वाले व्यक्ति हैं, क्योंकि उनका विश्वास पुराने रीति रिवाजों में बना हुआ है। जैसे जैसे उनकी उम्र ढलती जा रही है वैसे वैसे वे भी किशन दा की तरह रोज मंदिर जाने, संध्या पूजा करने और गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें पढ़ने का प्रयत्न करने लगे हैं। तो किशन दा को वो अपना आदर्श मानते हैं। तो किशन दा जिस तरीके से पूजा पाठ और धार्मिक विचार के व्यक्ति थे वैसे ही वो करते हैं। सुबह शाम की पूजा करना, शाम को मंदिर जाना, प्रवचन सुनना, इवन जो धार्मिक हम लोग के उत्सव होते हैं उसमें भी सम्मिलित होना, जैसे रामलीला के लिए क्वार्टर देना, जनेऊ के लिए अपने घर में जनेऊ बदलने का काम, जो एक त्योहार उत्सव होता है वो भी करना, वो सभी वो किया करते थे। पूजा में मन नहीं लगने पर भी वे प्रयत्न पूर्वक अपने मन और भगवत भजन में लगाने की कोशिश करते थे। कभी कभी ऐसा हो जाता था कि वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते थे तो पूजा पाठ में उनका मन नहीं लगता था, लेकिन तब भी वो जो है प्रयत्न पूर्वक कोशिश करते थे कि उनका मन पूजा पाठ में लगा रहे। किशन दास से मिले संस्कारों और परंपराओं को जीवित रखने की कोशिश करते हुए घर में होली गवाना, जनेऊ पुन्नियों के दिन सब कुमारियों को जनेऊ बदलने के लिए अपने घर आमंत्रित करना, रामलीला की तालीम के लिए क्वार्टर का कमरा देना आदि कार्य करते थे। तो ये सारे काम भी जैसे मैंने बोला समाज पर जो धार्मिक रूप में कार्य हुआ करते थे उनमें भी वो पूरी तरीके से सम्मिलित होते थे। इससे पता चलता है कि धार्मिक गतिविधियों के प्रति विश्वास उनके मन में समाया हुआ है।
तो इससे पूरा पता चलता है कि धार्मिक गतिविधियों में मतलब धर्म के प्रति उनकी आस्था बहुत अच्छी थी और वो उसमें रखते थे और उसमें सभी कार्यों को किया भी करते थे। तो इस तरीके से इस पाठ के सभी प्रश्न यहाँ समाप्त हुए। देखिए पाठ बहुत आसान था, लंबा था पाठ, बहुत ही एक ऐसी समस्या निकाल कर रखी थी जो आजकल हम बहुत ही जर्नल रूप में सामने देखते हैं और उसका तरीका भी हमको इस पाठ में बताया गया है कि हम किस तरीके से इस समस्या का निराकरण कर सकते हैं। तो ये समस्या ऐसी है कि या तो हम आज इसको फेस कर रहे हैं या आने वाले समय में हम फेस करेंगे, तो इसके तरीके बताए गए हैं, तो उनके हिसाब से नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी में सामंजस्य बिठाने की कोशिश करिए। ये क्वेश्चंस तो हमने आपको बता दिए, आप सभी अच्छे से समझ गए कि कैसे कैसे क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो इसी तरीके से आप सारे क्वेश्चंस अच्छे से तैयार करिए और जब भी क्वेश्चंस पूछे जाएं एग्जाम में आप इन्हें अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। यहाँ पर आप अगर एजुकेशन प्राप्त करने आते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ भी पेमेंट या किसी तरह का पैकेज या कूपन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर आइए आसानी से और पूरी निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करिए। ये जो आपको हमने निःशुल्क शिक्षा बोली है, इसके वीडियोस जो हैं आपको कहाँ मिल सकते हैं? ये आपको 3 जगह से प्राप्त हो सकते हैं। पहला है यूट्यूब, दूसरा है हमारी वेबसाइट magnetbrains.com और तीसरा है हमारा ऐप जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तीनों में से आप किसी भी जगह आएंगे आपको 100% फ्री एजुकेशन ही मिलेगी। तो इस फ्री एजुकेशन का लाभ उठाइए। अब बात चलती है कि भाई ये फ्री एजुकेशन तीनों जगह मिलती तो हमें फ्री है, लेकिन इस तक हम पहुँचे कैसे? इस तक पहुँचने का तरीका बहुत ही आसान है। यूट्यूब पे जाकर आप मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करके वहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको टॉपिक वाइज कोई चीज़ देखनी है या आप एक के बाद एक सीक्वेंस में देखना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको बिना किसी परेशानी के 2 जगह यानी हमारी वेबसाइट और ऐप पे बहुत आसानी से मिल सकती हैं। यहाँ पर हर एक चीज़ आपके लिए अरेंज करके रखी गई, एक टॉपिक के बाद दूसरा टॉपिक हो या एक चैप्टर के बाद दूसरा चैप्टर हो या एक सब्जेक्ट के बाद आप दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, बहुत ईजी वे में आप एक से दूसरे तक पहुँच सकते हैं। यहाँ पर आना है, आपको अपना मीडियम सेलेक्ट करना है, आप इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में, जैसे आप सेलेक्ट करोगे आपके सामने सारी क्लासेस आ जाएंगी। आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है। अब जैसे आप क्लास है आपका क्या क्लास 12th है तो आप क्लास 12 सेलेक्ट करो, उसमें आपको सब्जेक्ट पढ़ना है। जैसे हम हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी की हमारी बुक है वितान, हमने वितान सेलेक्ट कर ली। सेलेक्ट करते ही वितान के जितने चैप्टर हैं आपके सामने हैं, तो ज़्यादा चैप्टर तो है नहीं, तो बस जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है, सपोज हम सिल्वर वेडिंग पढ़ रहे हैं तो सिल्वर वेडिंग पे आप जैसे क्लिक करोगे आपके सामने सारे पैटर्न्स आ जाएंगे, यानी कि आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, टेस्ट पेपर, सभी कुछ है। अब आप जो कुछ भी आप पढ़ना चाहते हो उसे क्लिक करो, क्लिक करते ही आपका वीडियो शुरू हो जाएगा। उस वीडियो को देखते ही आपको अगर दूसरा टॉपिक पे जाना है तो तुरंत वहाँ पे क्लिक करो, आपको दूसरा, या उस वीडियो के बाद दूसरा वीडियो देखना है तो नेक्स्ट वीडियो है उसे आप क्लिक करो, आपको मिल जाएगा। तो मतलब एक टॉपिक के बाद दूसरे टॉपिक पे आना आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा, है ना। तो इस तरीके से आसान तरीके से और बिल्कुल ही 100% जो है आपको ये चैनल एजुकेशन देता है, जहाँ ना आपको परेशानी लेकर कोई होगी और ना ही किसी तरह का कोई पेमेंट देना होगा। तो अच्छे से पढ़ाई करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि नेक्स्ट अब हमारा वीडियो जो है वो हमारा इसी वितान बुक का ही है। तो मिलेंगे फिर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।